ज्ञान के दीप जलाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी है, हवाएं नई राह गाने लगी है, आओ बदल दे मौसम जमी के, नए कल की कल कल से पल पल को सजाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए, मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहाँ से भी गुजरे उजाले रचाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, आओ ज्ञान के दीप पीपीटी चाहिए होगी। आगे सकते इधर आज, अच्छा वहां से सीधा देख कोई बात। पीछे आवाज़ आ रही मेरी? पीछे ठीक है आवाज़? बढ़िया।
सभी को हमारा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। कल जहाँ तक हम लोगों ने चर्चा को किया था, जी ठीक है, कल जहाँ तक हम लोगों ने चर्चा को किया था, हम एक बार उस पर 10-15 मिनट में वापस थोड़ी बात करेंगे, फिर हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। बट वो आगे बढ़ने के पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कल पूरे दिन भर में 2 चीज़ों पर हम सुनना चाहेंगे, जिस पे भी आप बताना चाहें। एक तो ये कि पूरे दिन भर में कौन सी ऐसी बात आपको समझ में आई या जिस पर आपका ध्यान गया, जो आपको लगता है कि आपके जीने की दृष्टि से उपयोगी है, सार्थक है। क्योंकि अगर चीज़ें हमारी स्मृति में ही नहीं रहती है, हमारे स्मरण में ही नहीं रहता है, हमारे ध्यान में ही नहीं रहता है, तो वो हमारे जीने की वस्तु नहीं बन सकती है कभी भी। हम कोई भी बात को सुने, इवन क्लास में भी हम फिजिक्स के किसी कंसेप्ट को सुने, वो कंसेप्ट मेरे ध्यान में ही नहीं रहे, कल को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम उसको अप्लाई कर भी सकते हैं क्या? वही बात जिंदगी के इन सिद्धांतों के बारे में भी लागू होती है कि अगर वो सिद्धांत ही हमारी स्मृति में नहीं रहता है, हमारे ध्यान में नहीं रहता है, तो कल को हम उसको अपने जीने में अप्लाई और इम्प्लीमेंट कहाँ कर पाएंगे? तो पहला मैं वो सुनना चाहूँगा। दूसरा, वो जो 2 बातें हम कह रहे थे कि अभी ये देखना शुरू करें कि हमारा जो इच्छा आज के दिन बन रही है, हमारी जो इच्छा बन रही है, वो इच्छा का कितना आधार संवेदना से आ रहा है, कितना आधार समाज में प्रचलित मान्यताओं से आ रहा है, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जांच परख करके हमने अपने अधिकार पर तय किया है कि हाँ, ये वास्तव में हमको सहज रूप में स्वीकार है। ऐसा जीने से हमारा भी सुख होगा, अगले का भी सुख होगा, हमारी भी समृद्धि होगी, प्रकृति की भी समृद्धि होगी। इस जांच परख करके हमने कितनी चीज़ों को तय किया है, कितनी चीज़ें समाज में प्रचलन में चल रही या परिवार में प्रचलन में चल रही मान्यताओं के आधार पर हमारे अंदर इकट्ठा हो गया है, और कितनी चीज़ों को सिर्फ संवेदनाओं में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में अच्छा लगने के आधार पर वो हमारा गोल बन गया है। ये अपने में देखने की ज़रूरत है। और दूसरा होमवर्क हमने इस बात पर बात किया था कि एक बार हमको मानव, मैं और शरीर, जीवन और शरीर, सेल्फ और बॉडी, इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में समझ में आता है, इन दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में समझ में आता है, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग समझ में आती हैं, दोनों को आवश्यकताओं को पूरा करने का ढंग अलग अलग समझ में आता है, दोनों की क्रियाएं अलग अलग समझ में आती हैं। तो शरीर की जो आवश्यकता है, सुविधा, उसको पूरा करने के लिए कितना समय और प्रयास हम लगा रहे हैं, और स्वयं में सही समझ और सही भाव को विकसित करने के लिए जो जीवन की आवश्यकता है, जो मेरी आवश्यकता है, उसके लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं। तो इस पर हम थोड़ा एक राउंड सुनना चाहेंगे आपसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माइक कहाँ पे है? बढ़िया, तो आपसे सुनने से शुरू कर लेते हैं। तो जो आपके बगल में है उनको दे दीजिए, वहां से सुनना शुरू करेंगे। देखिए, किसी जगह पर अगर आप उस पर खुद सोचना नहीं शुरू करेंगे ना, तो वो ऐसा है जैसे नदी के किनारे खड़े रह के हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं। पूरी जिंदगी भी आप नदी के किनारे खड़े होकर के 3 महीने भी बैठे रहिए, स्विमिंग सीख पाएंगे क्या? स्विमिंग सीखने के लिए हमको किसी दिन उसमें उतरना ही होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि इन चीज़ों को सुनते सुनते एक दिन हम इसके एक्सपर्ट और विद्वान हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। किसी एक जगह पर जाके हमको उसमें अपने पार्टिसिपेशन को डालना होता है। इसी जगह पे जाके हमको नदी में उतरने की ज़रूरत होती है, तभी हम तैरना सीख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं सीख सकते। म्यूजिक में भैया गा रहे थे, आप 6 महीना भी बैठ करके रोज़ इस गीत को सुनते रहिए, सुनने भर से आपको गाना नहीं आएगा। सुनने से ये तो हो सकता है कि आपको अगले दिन गाने का मोटिवेशन हो जाए और आप अभ्यास करना शुरू करें। वो अभ्यास करेंगे तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में आप भी गा सकते हैं वैसा।
लेकिन वो अभ्यास नहीं करेंगे और किनारे पर खड़े रह के सोचेंगे कि ये गाना आ जाए, बिना पार्टिसिपेट किए महीनों सालों भी सुनते रहेंगे तो भी मुंह से वो आवाज़ नहीं निकलेगी कि नहीं। बढ़िया, तो हम सुनने से शुरू करते हैं, बताइए। फिर तो दूसरा तरीका है, हम एक एक से सुनना शुरू करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ एक सिंपल सी बात कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे। हेलो जी जी, જય શ્રી કૃષ્ણ जय સર श्री कृष्ण। સર કાલે હું ગુજરાતીમાં બોલી શકું છું? चलेगा। ઓકે સર, કાલે મારું ધ્યાન ગયું કે અત્યાર સુધી આપણે સુખ અને દુઃખ બહાર જ શોધતા હતા કે સુખ અને દુઃખ બહારથી મળે છે, પણ સુખ અને દુઃખ એ આપણી અંદરથી જ આપણને મળતું હોય છે. તેથી પહેલાં તો આપણે પોતાની સ્વયંની જાતને ઠીક કરવાની જરૂર છે. એ વાત આપણને ધ્યાનમાં આવી. બીજું કે સુવિધા અને જે સંવેદના છે એમાં જો આપણે જીવીશું તો આપણને સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ મળવાનું જ છે, બરાબર? તો આપણે જો નિરંતર સુખ જોઈતું હોય તો આપણે ભાવના રૂપમાં જીવવું પડશે, જેવા કે સન્માન છે, વિશ્વાસ છે, સ્નેહ છે. એ ભાવોથી આપણે જો સમજપૂર્વક જીવીશું તો આપણને નિરંતર સુખ મળશે. પછી બીજું કે આપણે જો સુવિધાઓથી નિરંતર સુખ મેળવવા ઈચ્છીએ છીએ, આપણે સુવિધા અને જે નિરંતર સુખ છે એને આપણે એકસાથે મિક્સ કરી દઈએ છીએ, બરાબર? એટલે સુવિધાઓથી આપણે જો નિરંતર સુખ લેવા જઈશું તો એનાથી ઘણી સમસ્યાઓ ઉદ્ભવશે. જેમ કે આપણે તણાવમાં આપણે જીવીશું, બરાબર? પછી આપણે ઈર્ષા અને જલન જેવા ભાવો આપણી અંદર આવશે. ઇન્ફેરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ અને સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ જેવા ભાવો આવશે. એટલા માટે આપણે આ બંનેને અલગ રીતે જોઈશું. સુવિધાઓને સુવિધાઓથી જ મેળવવાની ઈચ્છા કરીશું, સુવિધાઓની સમસ્યા સુવિધાઓથી જ દૂર થશે, બરાબર? એટલે એ બંનેને આપણે અલગ રાખવાનું છે. પછી આપણે આપણી વાત જો સામેવાળાને કહેવી હોય, સમજાવવી હોય તો એના માટે આપણું આચરણ સારું હોવું જોઈએ અને આપણે જે એને વાત કહેવા માંગીએ છીએ એ સાચી હોવી જોઈએ. અને બીજું આપણે એને કહેવાનો તરીકો જે છે એ સારો હોવો જોઈએ, તો આપણે આપણી વાત સારી રીતે આપણે પહોંચાડી શકીશું. થેન્ક યુ. बढ़िया, माइक दे दीजिए इधर प्लीज। हम मानव यानी कि मैं शरीर और जीवन दोनों का मैं स्वरूप हूँ. तो अभी तक हम मेरी आवश्यकता यानी मैंने मेरी आवश्यकता को शरीर की आवश्यकता को ही प्रधानता दी है और उसी को हम लोग फुलफिल करने में पूरा हमारा जीवन लगा देते हैं. तो ये बहुत क्लियर हुआ, पहले भी क्लियर था, मतलब इतना क्लियर नहीं था, लेकिन कल ज़्यादा क्लियर हुआ, क्लियरिटी ज़्यादा हुई कि मेरी जो आवश्यकता है वो भावनात्मक है, जो गुणात्मक है, जो मुझे हर पल मुझे विश्वास चाहिए, ममता का भाव चाहिए, मुझे विश्वास चाहिए, मुझे भी चाहिए और मेरे साथ जो संबंधी है मेरे, उनको भी मेरे से वही उसकी ही अपेक्षा रहती है. परंतु हमारा पूरा समय हम इसमें लगाते हैं कि हम उसको सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लाते हैं, हमारी आवश्यकता हम निश्चित नहीं कर पाते हैं और हम उसी की दौड़ में लगे रहते हैं. तो घर में भी हमारे बच्चों को भी हम यही थोड़ा बहुत हम जो करते हैं उसी से वो सीखते हैं. तो हम उसी की दौड़ में लगे रहते हैं और कभी कभी हम बच्चों को भी हमारे ये जो भावनात्मक भाव है वो नहीं दे पाते हैं. तो वो कभी कभी हमें उनके बिहेवियर में कभी कभी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं. और जो मतलब कि ये जो संवेदना और हमारे जो भी हमारा जो व्यवहार और कार्य है वो संवेदना से फिर मान्यता से होता है, पर हमारा ध्यान नहीं ये इस पे नहीं जाता कि हमें सहज क्या लगता है और हमें उसको जांच परखते नहीं है. तो
अभी ऐसा लगता है कि हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझे मैं किसी की तुलना में पढ़ूँ और उससे मैं सम्मान की भावना रखूँ, इसमें मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे इतना कल स्पर्श हुआ। बढ़िया, बात करेंगे इसमें से कुछ मुद्दों पर, और बाकी बताइए, एक आधा और सुन लें हम, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं ही बोल देता हूँ। नमस्ते भैया। जो कल मेरा ध्यान गया वो पहला तो वो पदार्थ, प्राण, जीव और मानव, तो हर एक का एग्जिस्टेंस में होने का कोई पर्पज़ है, वो अपने पर्पज़ के साथ है। तो जब पदार्थ से प्राण आया, प्राण से जीव आया, जीव आने का पर्पज़ भी यही है कि पदार्थ प्राण का जो साइकिल है, जो एक दूसरे को एनरिच करने का जो है, वो एक तरह से स्पीड में हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो मानव भी सबसे लास्ट में आया है, तो उसका भी कोई पर्पज़ है। ऐसे ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आया है, मतलब जो संवेदनाओं से खड़ी होती है वो, तो उसका जो एग्जिस्टेंशियल रोल है उसके हिसाब से जब भी वो कुछ करता है तो उसमें एक इंडिकेशन ऐसा ही मिलता है, सुख का इंडिकेशन मिलता है। और जो अपनी कल्पनाशीलता से जो सोचता है उसमें जब करने जाता है वो, और वो एग्जिस्टेंस से मैच होता है, मतलब रियलिटी के साथ मैच होता है, तो उसमें भी कभी हम सेवा कर लेते हैं बिना समझे भी, तो वो हमको रिफ्लेक्ट होता है अंदर, खुशी सुख के स्वरूप में रिफ्लेक्ट होता है। तो कल और दूसरी बात मेरा ये ध्यान गया कि जब भी हम पूरी लाइफ हम नॉर्मली ज़्यादा क्या कर रहे हैं, तो दूसरा क्या कर रहा है उस पर हमारा ध्यान है, दूसरा जो कर रहा है उसके सुधार के लिए हमारा काम चल रहा है। लेकिन जब हम वो काम करते हैं तब हमारे अंदर जो गैप होती है उसके साथ हम उसके आगे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो पहले हम अपनी जो गैप है उस पर थोड़ा काम हो जाए, तो हम जितनी गैप हमारी रहेगी उसके साथ वो, जैसे आपने बताया था, वो कीचड़ वाला पैर होगा, और हम पूरे घर में सफाई करेंगे तो जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ कीचड़ होगा ही होगा। तो हम कई बार खुद को समझदार मान के किसी को समझाने चले जाते हैं, लेकिन साथ में हमारी जो गैप होती है उसके साथ ही हम जब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ वो गैप के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए कई बार हमको लगता है कि मैंने ये सोचा था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो नहीं मिला तो खुद को पहले स्वयं को समझने के लिए पहली प्रायोरिटी दी जाए, और साथ में सापेक्षता में भी उसको किया जाए। तो कल मेरा ये जो रिलेशन को लेके था कि भाई दो लोग जब कुछ भी करते हैं तो सामने वाले की जगह से पहले मेरा ध्यान अंदर पहले जाए, फिर सामने वाले पे जाए, तो आई थिंक उससे बहुत सारी चीज़ों पे अपना ध्यान अच्छा रहता है। धन्यवाद। बढ़िया जी। नमस्कार। आपके जो 4 प्रश्न थे, मान्यता, तो मान्यता हमारी बहुत सारी होती है, सभी की होती है। जैसे कुछ मैंने लिखी है, भूखे पेट नहीं सोना, खाली पेट नहीं सोना, 8 घंटे कम से कम सोना है। हालांकि नेहरू जी ने किया, 14 नवंबर को उनका जन्मदिन। आराम हराम है, हराम का हमने आकार ले लिया, आराम हमारा है। उल्टा तो 8 घंटे सोना है, आराम में रहना है, मस्ती। हमारा धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं। पैसे पद में ही प्रतिष्ठा है, पैसे पद सत्ता, और मैं शरीर हूँ। समझ क्या कहती है? पैसा पद प्रतिष्ठा सार सर्वस्व नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। ज्ञान का, भाव का, ममता का, जो भी कहो, का भी महत्व है। आवश्यकता के लिए हम क्या करते हैं? आवश्यकता के लिए हम भागते ही रहते हैं, छीना झपटी भी करते हैं, दौड़ते रहते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रखते। अब हम ही महत्वपूर्ण है, हमारी ही प्रायोरिटी है। और शरीर की आवश्यकता, ईट ड्रिंक बी मैरी, जॉय करो, एंजॉय करो, जलसा करो बापू, जलसा कर, और कंफर्ट्स खोजते रहते। धन्यवाद। बढ़िया। तो हम हर सेशन के शुरू में ना सुनेंगे 3-4 फीडबैक, तो हम फिर से 11:30 बजे, 11 सवा 11 जब मिलेंगे ना तो हम फिर सुनेंगे। और एक ही नियम है उसका कि जिन लोगों ने अभी बोल लिया है उनको हम अगले सेशन में नहीं सुनेंगे। हाँ श्योर। कल जब गोष्ठी में मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने ऐसे बोला कि मैं वहाँ का भूलका का कार्य व्यवहार संभालती हूँ, बट एक्चुअली मेरा भाव ऐसा नहीं था। पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मुझे जो मेरे पास शब्द नहीं होते, और मैं कभी वो शब्द बोल देती हूँ जो शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो मुझे वो बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ, उसी पल हुआ था, पर वो जो भाव
मुझ पे हावी किया था, उससे फिर मैं बोल नहीं पाई। तो मैंने ऐसे बोला, पर एक्चुअली तो मैं पूरा कार्यव्यवहार संभालती नहीं, क्योंकि मैं अकेले जाकर बैठूंगी तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरे साथी सहयोगी है, उसके साथ ही मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। तो ये क्यों होता है उसका भी मुझे आएंगे, आज संबंध पर बात करेंगे तो इस पर हम बात करेंगे। आज हमको वो करना ही है, करना ही है। बढ़िया। तो कल जितनी चर्चा की थी मैंने उसको वापस 15 मिनट में मैं याद दिला देता हूँ, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मानव के रूप में देखेंगे ना, तो हम में से हर आदमी अपने लिए ये पलट के देख सकता है कि सुखी होना हमारी मूलभूत चाहना है। हम में से कोई भी आदमी एक क्षण के लिए भी दुखी होना नहीं चाहता है। ना मैं चाहता हूँ, ना आप चाहते हैं, ना हम में से कोई चाहता है। इसी तरह से प्रोस्पेरिटी को देखेंगे, समृद्धि को देखेंगे, तो वो भी हम सबकी मूलभूत चाहना के रूप में दिखाई देता है। और ये दोनों हम अपने में लगातार चाहते हैं, निरंतर चाहते हैं। एक क्षण के लिए भी हम ना तो दुख चाहते हैं, ना अभाव या दरिद्रता चाहते हैं। धीरे धीरे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो दिखाई देगा कि भले हम ये सब सवाल अपने से पूछ रहे हैं कि मैं सुखी होना चाहता हूँ कि दुखी होना चाहता हूँ, समृद्ध होना चाहता हूँ कि अभाव में जीना चाहता हूँ, लेकिन जो उत्तर मिलता है ना, वो हर मानव के लिए एक सा लागू होता हुआ दिखाई देता है। तो भले ही अध्ययन हम स्वयं के रूप में सिर्फ अपना कर रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमको संसार के हर आदमी के बारे में वो बात पता चलती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के एक चम्मच पानी को आप कहीं से भी चख लीजिए, पूरे समुद्र के पानी का स्वाद हमको मिल जाता है। तो मानव के रूप में एक मानव का स्वयं का अध्ययन करने भर से ही हमको संसार के समस्त मानव के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती। ये बात ठीक लगती? आगे देखेंगे तो हम जितना भी अभी अध्ययन करने वाले हैं, सुख क्या है, समृद्धि क्या है, ये सुख समृद्धि कैसे होगी, वो सारा जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन का तरीका क्या होगा। तो तरीका एकदम सिंपल है कि जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है उसको एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए। इसका मतलब जो दूसरी जगहों से भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सबको भी एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए। और अपने अंदर भी जो बहुत सारा हमने इकट्ठा कर रखा है इतने 30, 40, 50 सालों की पूंजी के रूप में, उसको भी एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए और उसको पलट के इस टेस्ट पर वेरीफाई करके देखा जाए। और ये टेस्ट भी एकदम सिंपल है, जिसको करने के लिए किसी बगल वाले की कॉपी झांकने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने से एक सिंपल सवाल पूछना है कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। आप अपने से ही पूछ के देखिए, सुविधा का सदुपयोग करना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है या दुरुपयोग करना सहज रूप में स्वीकार होता है। शरीर को स्वस्थ रखना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है या बीमार करना सहज रूप में स्वीकार होता है। इसी तरह से मनुष्य की परस्परता में जीते हुए अपने भाई बहन संबंध में, पति पत्नी संबंध में, मित्र मित्र संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव सहज रूप में स्वीकार होते हैं, या अपमान, विरोध, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे भाव सहज रूप में स्वीकार होते हैं। जितना ये सवाल हम अपने से पूछते हैं उतना हमको उत्तर बहुत साफ दिखाई देता है। जो हमको सहज रूप में स्वीकार है वो हमारे लिए सही है, जो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है वो हमारे लिए सही नहीं है। एक आदमी कह रहा हो तो भी, अनेक आदमी कह रहा हो तो भी, हर एक आदमी कह रहा हो तो भी, अगर हमको वो सहज रूप में स्वीकार है तो बात सही है, सहज रूप में स्वीकार नहीं है तो सही नहीं है। तो अगर हमको दिखता है कि अपमान का भाव सहज रूप में स्वीकार नहीं है, विरोध का भाव सहज रूप में स्वीकार नहीं है, फिर पूरी दुनिया भी अपमान कर रही हो, पूरी दुनिया भी विरोध कर रही हो, पूरी दुनिया भी शंका और अविश्वास में जी रही हो, तो भी हमको ये दिखाई देता है कि ठीक तो विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव के साथ ही जीना है। जितना भी हम अपनी सहज स्वीकृति के खिलाफ काम करने जाते हैं, उतना हम अपने ही अंदर दो टुकड़े में, दो हिस्से में बट जाते हैं। एक हिस्सा जो सहज रूप में स्वीकार है वो तो पहले से स्थिर है, वो तो पहले से निश्चित है कि हम जिए चाहे जैसा भी, स्वीकार तो विश्वास ही है।
हम जिए चाहे जैसा भी, स्वीकार तो सम्मान ही है। हम जिए चाहे जैसा भी, स्वीकार तो स्नेह ही है। हम जिए चाहे जैसा भी, स्वीकार तो सुविधा का सदुपयोग ही है। हम जिए चाहे जैसा भी, स्वीकार तो शरीर को स्वस्थ रखना ही है। तो ये हिस्सा पहले से स्थिर है, निश्चित है, और हम में से हर आदमी के लिए एक जैसा है। अगर अपनी सहज स्वीकृति के खिलाफ काम हम करते हैं, उसके विरोध में हम काम करते हैं, तो हम सफल होंगे कि असफल, ये गैर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही अंदर दो टुकड़े में बट जाते हैं और अपने अंदर ही संघर्ष हो रहा होता है। हमारा ही एक हिस्सा हमारे दूसरे हिस्से के खिलाफ संघर्ष कर रहा होता है, और वो संघर्ष ही अपने अंदर असहजता को, परेशानी को, दुख को पैदा कर देता है। तो हम विरोध कितनी भी शिद्दत से कर लें, कितनी भी सफलता से कर लें, अपमान कितनी भी शिद्दत से कर लें, कितनी भी सफलता से कर लें, शंका, विरोध, क्रोध, घृणा कितना भी ताकत लगा करके, कितनी भी सफलता से, कितनी ही योजना बना करके क्यों नहीं कर लें, अपने दुखी होने की गारंटी है। क्योंकि ये अपमान, ये क्रोध, ये विरोध, ये घृणा, इसमें से कोई भी भाव हमको खुद ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है। ठीक है ये बात? बढ़िया। जीने का दूसरा टेस्ट हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रस्ताव है उसको जी करके हम देखेंगे कि वैसा व्यवहार करने से हमको भी सुख और दूसरे को भी सुख मिलता है कि नहीं। तो हम अपने लिए देख सकते हैं कि जब हम स्नेह के भाव के साथ जीते हैं तब आपको अच्छा लगता है, या जब हम विरोध के भाव के साथ जीते हैं आपके साथ तब आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से कार्य करते समय देखेंगे तो हमारी समृद्धि, कार्य करते समय देखेंगे तो हमारी समृद्धि और शेष प्रकृति की समृद्धि, ये दोनों अगर हो रही है तो बात सही है, वो तरीका सही है। अगर हमारी प्रोस्पेरिटी नहीं हो या प्रकृति पहले से खराब होती चली जाए तो वो तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि फिर मानव जाति थोड़े समय बाद कैसे रह पाएगी, कैसे रह पाएगी। तो जांच परख करने का भी जो ये आधार है, इसको देखिएगा तो इस आधार पर जांच परख करने के लिए किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम दूसरे को सुनेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, कहीं से कुछ लेंगे नहीं। जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सबको जांच परख करके हम अपने लिए देखेंगे कि वो हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। वैसा जीने से हमारा सुख और परस्परता का सुख होगा कि नहीं, वैसा कार्य करने से मेरी समृद्धि और परस्परता में सामने वाले की समृद्धि होगी कि नहीं, ये जांच परख करके देखने का काम हम करेंगे और इस आधार पर स्वीकारेंगे, ताकि ये पक्का हो सके कि जो मैंने स्वीकारा है वो सही है। इसके साथ हम सुख को समझने गए थे, सुख, और आज थोड़ा समृद्धि को विस्तार करके समझेंगे। सुख को हम समझने गए थे तो ये समझा था कि ये सुख और दुख की जो घटना घट रही है, ये जो क्रिया हो रही है, ये हमारे अंदर घटित होती है। और वस्तुतः जिन जगहों पे भी हम व्यवस्था में रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, सामंजस्य में रहते हैं, संगीतमयता की स्थिति में रहते हैं, वहाँ रहना हमको अच्छा लगता है, हम उसमें बने रहना चाहते हैं। वो बने रहने के दौरान जो आराम मिलता है, जो सहजता मिलती है, उसका नाम सुख है। वहीं दूसरी जगह अगर अंतर्विरोध दिखने लगे, अव्यवस्था दिखने लगे, तो हमारे अंदर एक उलझन शुरू हो जाती है, एक तनाव शुरू हो जाता है। हम या तो वहाँ से हटना चाहते हैं या उस परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। किसी कारण से हट भी ना पाएं, परिस्थिति को ठीक भी ना कर पाएं, तो मजबूरन जो उस अव्यवस्था में जीने के लिए हमको बाध्य होना पड़ता है, उस समय जो अपने अंदर एक असहजता लगती है, एक अंतर्विरोध होता है, एक बेचैनी होती है, एक पीड़ा होती है, उसका नाम दुख है। तो इससे पता चलता है कि सुखी होने के लिए ये ज़रूरी है
कि हमारे जीने का जितना भी फैलाव है उन सब जगहों पर हमको हारमोनी के साथ, व्यवस्था के साथ, संगीतमयता के साथ जीना आने की ज़रूरत है। तो मानव के रूप में अगर अपने जीने को देखेंगे तो हमारा जीना स्वयं में होता है। बहुत समय ऐसा होता है हम अकेले ही बैठ करके बहुत सारा कुछ सोच विचार कर रहे होते हैं, और वो सोच विचार में भी अपमान आने लगे, विरोध आने लगे, क्रोध आने लगे, ईर्ष्या आने लगे। देखिए आप बैठे हुए आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं। देखिए आप उस समय बैठे हुए सहज रहते हैं कि असहज रहते हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो एक जीना है मानव के रूप में, हमारा स्वयं में जीना होता है। इसी तरह से परिवार में, संबंधों में, रिश्तों में जीना होता है। इसी तरह से समाज में और लोगों के साथ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में कहीं ना कहीं हमारी कुछ न कुछ भागीदारी होती ही है। इसी तरह से प्रकृति के साथ हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जाने अनजाने हम ये सब के साथ जी ही रहे हैं। हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम जो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सब देखिएगा तो हवा, पानी, मिट्टी, धातु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वहीं से तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इन चारों जगहों पर मानव के रूप में, स्वयं में, परिवार में, समाज में और इस पूरे प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप क्या है, हारमोनी का स्वरूप क्या है, उसको समझना और हारमोनी के साथ जीना, ये हमारे सुखी होने का प्रोग्राम बनता है। इसमें से कोई भी जगह की हारमोनी टूटेगी, हमारे दुखी होने की गारंटी है। तो स्वयं के अंदर की हारमोनी टूटी तो भी दुखी होंगे। परिवार में जीते हुए, मित्रों के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी में, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ, काम करने की जगह पर, वहाँ भी हारमोनी टूटती है तो हमारी दुख का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनता है। वही बात समाज के लिए भी लागू होती है, वही बात प्रकृति के लिए भी लागू होती है। तो ये दिखना जरूरी है कि सुखी होने का जो पूरा कार्यक्रम दिखता है, वो दिखता है इन चारों ही जगहों पर व्यवस्था को समझना और व्यवस्था पूर्वक जीना। हम हर स्थिति परिस्थिति में हारमोनी को अपने में इंश्योर कर सकें और उसी हारमोनी के साथ हम परिवार, समाज और प्रकृति में जी सकें, तो हम सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, तृप्ति के साथ जी सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा जब हम जीना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे परिवार के दूसरे लोगों को भी हारमोनी में आने में हम सहयोगी हो पाते हैं। समाज के दूसरे लोगों को भी हारमोनी में आने में हम सहयोगी हो पाते हैं। प्रकृति में जो असंतुलन हो गया है, उसको वापस संतुलित होने में, व्यवस्थित होने में हम सहयोगी हो पाते हैं, हम भागीदार हो पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम स्वयं ही अव्यवस्थित हैं, तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उस अव्यवस्था को, उस परेशानी को जाने अनजाने फैला करके आ जाते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन ये दिखता है कि जितना जितना व्यवस्था हमको समझ में आती है, व्यवस्था में जीने का काम करना हम शुरू कर देते हैं, उतना उतना अपना सुखी होने का भाग हो जाता है एक, और दूसरे मानव के भी सुखी होने में, प्रकृति के भी संतुलित होने में हम सहयोगी हो जाते हैं, अनुकूल वातावरण प्रदान कर पाते हैं, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक एक करके व्यवस्था को समझने के तहत मानव में व्यवस्था को समझने का काम शुरू किया था, और ये बात कही थी कि मानव को देखने से ये पता चलता है कि मानव, मैं और शरीर, इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है। कैसे पता चलता है ये बात? अपनी आवश्यकता को देख के पता चलता है, अपनी क्रियाओं को देख के पता चलता है, उनको पूरा करने के उपाय को देख करके पता चलता है कि ये तीनों अलग अलग हैं। शरीर की आवश्यकता अलग है, जीवन या मैं की आवश्यकता अलग है। शरीर की क्रिया अलग है, जीवन या मैं की क्रियाएं अलग है। शरीर की आवश्यकता को पूरा करने का डिज़ाइन अलग है, जीवन या मैं की आवश्यकता को पूरा करने का डिज़ाइन ही अलग है। तो शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं,
भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, घर के रूप में, ये सभी आवश्यकताएं शरीर के साथ बदलती हुई दिखाई देती हैं। शरीर स्वस्थ है तो एक तरह का भोजन, बीमार है तो दूसरी तरह का भोजन, शरीर बच्चा है तो एक तरह का भोजन, शरीर बड़ा है तो दूसरी तरह का भोजन, मौसम बदल गए हैं तो एक तरह के कपड़े, नहीं बदले हैं तो दूसरी तरह के कपड़े। ये सारी जरूरतें शरीर से प्रभावित होती हुई दिखाई देती हैं और ये एक निश्चित समय के लिए हमको चाहिए होती है। जब तक भूख लगी हुई है तभी तक भोजन की जरूरत है। पेट भर जाए हमारा, उसके बाद भोजन करना पड़े तो हमारे लिए सजा है, पनिशमेंट है। शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से जितने कपड़े पहनने की ज़रूरत है हमने पहन लिया तो आराम में है। घर के सारे कपड़े उठा के अगर पहनना पड़ जाए तो सजा है, सजा है। ऐसे ही ये बात दिखता है कि शरीर से जुड़ी हुई इन सभी आवश्यकताओं की मात्रा की बात हो सकती है, क्वांटिटी की बात हो सकती है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। जबकि मैं से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को देखेंगे तो ये दिखता है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसी जो ज़रूरतें हैं ये शरीर पर निर्भर नहीं करती। हम स्वस्थ हैं तब भी सम्मान चाहिए, बीमार हैं तब भी सम्मान चाहिए, 5 साल पहले भी सम्मान चाहिए था, 5 साल बाद भी सम्मान चाहिए, ये दिखता है। इस आवश्यकता को देखेंगे तो ये सामयिक नहीं है, टेम्पररी नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस है, निरंतर चाहिए। पूरे दिन भर सम्मान पूर्वक जीने के बावजूद भी ऐसा नहीं लगता है कि अब बहुत हो गया, छोड़ दिया जाए, थोड़ा अपमान ही कर ले। ऐसे ही मात्रा की जगह पे देखेंगे तो इसके मेजरमेंट की बात नहीं हो सकती, इसका माप तोल का काम हम नहीं कर सकते। पूरा करने के ढंग में भी देखिएगा तो अंतर दिखाई देता है कि शरीर की जो आवश्यकता है उसके लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। तो भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रोटी, दाल, चावल, सब्जी, अनाज कुछ ना कुछ चाहिए। कपड़े की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कपास, उलेन, कॉटन, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जिससे वो पूरा हो सके। ऐसे ही घर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मिट्टी, सीमेंट, बालू, रॉड, ये सारी चीज़ें चाहिए जिससे हम उसको पूरा कर सकते हैं। जबकि ये जो सुख की, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव की जो आवश्यकता है इसके लिए किसी भौतिक रासायनिक वस्तु की ज़रूरत नहीं है। मेरे में आपके प्रति विश्वास का भाव होने भर की ज़रूरत है, मेरे में आपके प्रति सम्मान का भाव होने भर की ज़रूरत है, मुझ में आपके प्रति स्नेह का भाव भर होने की ज़रूरत है, वो पूरा हो सकता है। और ये विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को अपने में सुनिश्चित करने के लिए इन भावों को समझना जरूरी है। हर स्थिति परिस्थिति में हम कैसे इन भावों को बनाए रख सकते हैं उसका उपाय जानना जरूरी है, तभी तो हम बना के रख सकते हैं। अभी हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम अच्छा जीने का सोचते हैं, 2 बात आप कुछ ऐसी कह देते हैं जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होती है, हमारा सम्मान अपमान में बदल जाता है, हमारा स्नेह विरोध में बदल जाता है। हम बैठते हैं बड़े अच्छे से टेबल पर बात करने के लिए, 2 बात आप ऐसी कह देते हैं जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, उठते हैं झगड़ा करके एक दूसरे के साथ। तो कहीं ना कहीं सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए अपने में वो समझदारी का होना ज़रूरी है। समझदारी का मतलब वो उपाय होना कि हर स्थिति परिस्थिति में इन भावों को हम कैसे अपने में इंश्योर करके रख सकते हैं और इन भावों का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, आशय क्या है। बहुत बार क्या होता है कि शब्दों को सुनते सुनते ना हमको ऐसा लगता है जैसे हमको उसका अर्थ भी ठीक ठीक पता चल गया है। तो हम विश्वास सुन रहे, सम्मान सुन रहे, स्नेह सुन रहे, हमको लगता है उसका सारा चीज़ हमको पता चल गया है। ये ऐसे ही है जैसे एक 5 साल का बच्चा ऊपर एरोप्लेन को उड़ते हुए देखे और ये सोचे कि हमको एरोप्लेन के बारे में सब पता है। नहीं, मैं जब क्लास 11-12 में जेई के प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स पढ़ रहा था ना, तो मेरे घर की एक छोटी बच्ची एक दिन आई बगल में, पूछी मामा जी क्या पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे।
उसने किताब खोला, वो क्लास 1-2 में रही होगी हमको लगता है, या मैक्स 3 में होगी। जब वो पढ़ना थोड़ा सीख ली थी अंग्रेजी, तो किताब खोली और एक एक लेटर को पढ़ना शुरू कर दी, APQBCZ, ठीक है। और वो पढ़ करके कह रही है, मामा जी ये तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, आप क्या कर रहे हैं इसमें? इसको बंद कर दे सकते हैं। तो ये दिखता है कि बहुत बार इन शब्दों से परिचित होने का ये मतलब नहीं होता कि हमने उसके पूरे तात्पर्य को समझ लिया है और उसको हर स्थिति परिस्थिति में हम जीने के योग्य हो गए। आप क्लास 11-12 के फिजिक्स को जब पढ़ रहे होते हैं तो आप उतना ही नहीं पढ़ते हैं जितना ABPQC का मतलब होता है, बल्कि आप उस लेटर को भी जानते हैं, वर्ड को भी जानते हैं, वर्ड के मीनिंग को भी जानते हैं, और वो पूरा वर्ड कनेक्ट होके जो सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस के मीनिंग को भी पहचानते हैं, तब आप उसको पढ़ पाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे भी इक्वली लागू होती है, एक जैसी लागू होती है। लास्टली ये बात हम लोगों ने इसमें कहा था कि क्रियाओं की जगह पे भी देखेंगे तो मैं और शरीर दोनों की क्रियाएं अलग अलग दिखाई देती हैं। शरीर से हम जो भी काम लेते हैं, चलने का, दौड़ने का, बैठने का, वो सब में शरीर एक समय के बाद थक जाता है, उसको आराम की ज़रूरत पड़ती है। जबकि मैं की क्रियाओं को देखेंगे तो कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई सोच हमारे अंदर लगातार चलता रहता है। इसी तरह से अपने में अगर सही समझ और सही भाव को विकसित करने का काम हम कर लें, अपने में सही समझ और सही भाव को विकसित करने का काम हम कर लें, तो ये दिखाई देता है कि उसकी भी अपने में निरंतरता होती है। एक बार आप चीज़ों को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो वो समझ आपके अंदर बना रहता है। याद करके रखा है कुछ आप तो उसको भूल सकते हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों को आपने अपने में ठीक ठीक समझ लिया है वो आपके अंदर बना ही रहता है। ऐसे ही अगर मैंने समझ पूर्वक अपने में विश्वास के भाव को, सम्मान के भाव को, स्नेह के भाव को स्थिर कर लिया, तो ये विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव निरंतर आपके लिए बना रह सकता है। तो ये निरंतर क्रिया से निरंतर आवश्यकता पूरी हो सकती है। सामयिक क्रिया से तो सामयिक आवश्यकता ही पूरी हो सकती है। तो शरीर से करने वाले कामों से इतना ही हो सकता है कि शरीर के लिए जरूरी सुविधाओं का हम उत्पादन कर लें, इंश्योर कर लें। शरीर से सारा भागदौड़ करके इतना ही हो सकता है कि इस सामयिक क्रिया से हम सामयिक आवश्यकता को पूरा करने का काम कर लें। ये जो मैं की निरंतर वाली आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए तो निरंतर क्रिया की ही जरूरत होगी। और ये दिखता है कि वो निरंतर क्रिया सही समझ और सही भाव के रूप में अपने में संभव है अगर हम उसको एक बार इंश्योर कर लें तो। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें ये दिखती है कि शरीर की आवश्यकता शरीर की क्रियाओं से पूरी हो जाती है, मैं की जो आवश्यकता है वो मैं की ही क्रियाओं से पूरी हो जाती है। तो मैं दो बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ। पहला ये कि मैं की आवश्यकता मैं की क्रियाओं से ही पूरी हो जाती है। दूसरा ये कि निरंतर आवश्यकता निरंतर क्रिया से पूरी होती है, सामयिक आवश्यकता सामयिक क्रिया से पूरी होती है। दो बात कह रहा हूँ, सामयिक आवश्यकता सामयिक क्रिया से पूरी होती है, निरंतर आवश्यकता निरंतर क्रिया से ही पूरी हो सकती है। और दूसरा ये कि शरीर की आवश्यकता शरीर से होने वाली क्रियाओं से पूरी हो जाती है। मैं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं की क्रियाओं की ही जरूरत है। ये बात देख सकते हैं। चूक वहीं से शुरू होती है जहां ये मैं की जो आवश्यकता है, सम्मान की, पहचान की, अपने महत्व की, उस आवश्यकता को हम यहाँ भौतिक रासायनिक वस्तु से सुविधा से पूरा करने का कोशिश करते हैं। सुविधा से जैसे ही सम्मान की, पहचान की आवश्यकता को पूरा करने का कोशिश करेंगे तो एक ही आधार बनेगा कि मेरे पास आपसे अधिक सुविधा होगी तभी तो मेरा सम्मान होगा।
तो हम जाने अनजाने तुलना की मानसिकता में उलझ जाते हैं। इस तुलना की मानसिकता में उलझ के सम्मान आपको भी चाहिए, सम्मान हमको भी चाहिए, तो मैं आपको सुविधा में पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप हमको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रूप में हम दोनों एक दूसरे को विरोधी के रूप में देखते हैं, ना कि सहयोगी के रूप में देखते हैं। और चूंकि वो सहयोग की प्रवृत्ति हमारी खत्म हो गई, विरोध की प्रवृत्ति आ गई है, इसलिए हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करने के लिए तो कुछ नहीं ही करते हैं, या तो एक दूसरे से छुपाते हैं, फेयर मीन्स से पहले आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, उचित तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है तो अनुचित तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, वो भी नहीं होता है तो अनुचित तरीके से दूसरे को पीछे धकेल देने का कोशिश करते हैं। ये सब चलता रहता है कि पहले हम उचित तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, उसका उपाय नहीं मिलता है तो अनुचित तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, उसका भी उपाय नहीं मिलता है तो किसी तरह दूसरे को पीछे धकेल के उलझा के रखो, इस पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ कहानी कहते हैं, और कहानी को कहानी की तरह लीजिएगा, तो ढूंढने नहीं जाइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो कहते एक आदमी ने एक बार परमात्मा से बहुत प्रार्थना करी, तो उसकी तपस्या से भगवान खुश हो गए और आए, बोले बताओ बच्चा इतना प्रार्थना कर रहे हो, क्या वरदान चाहिए। तो उसने एक लंबी लिस्ट बताई, ये चाहिए। परमात्मा खुश रहे होंगे उस दिन। उन्होंने कहा ये सब मिलेगा तुमको, और भी जो चाहिए वो मांग लिया करना, रोज़ मिल जाया करेगा तुमको। बहुत खुश हुआ वो। उन्होंने जाते समय कहा बस एक ही उसमें कंडीशन है कि जो तुम मांगोगे और वो तुमको मिलेगा, वो तुम्हारे पड़ोसी को उसका 2 गुना मिल जाएगा। तो उसने कार मांगी, कार खड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन पड़ोसी की 2 खड़ी हो गई। उसने एक घर मांगा 2 महल का, वो खड़ा हो गया, पड़ोसी का 4 का खड़ा हो गया। तो सारा जो मेहनत कर रहे थे दूसरों से आगे बढ़ के वो दिखाने में, वो तो खत्म हो गया। तो बड़ा परेशान हुआ, वो सब हो गया, उसके पास घर है, गाड़ी है, सारे सुविधा के इंतजाम हैं, लेकिन अब चूंकि पड़ोसी के पास उसका 2 गुना है और सुविधा को हमने यहाँ सम्मान और पहचान से जोड़ लिया है, तो ज़रूरत खत्म हो गई है। अब पता ही नहीं चलता है कि क्या ज़रूरत है। जो उदाहरण में दे रहा था, आईआईटी जैसी जगहों पे 25 लाख की नौकरी लगने के बाद भी अगर दूसरे की 30 लाख साल की नौकरी लग गई तो अपनी 25 लाख बेकार लगती है। हमारे आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर एक बार इस बात से दुखी थे कि 4 लोगों का एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में जो है प्रमोशन होना था। इंटरव्यू के बाद संयोग ऐसा रहा कि वो 4 का प्रमोशन हो गया। तो उसमें से एक इस बात से दुखी थे कि यार सारी मेहनत बेकार चली गई, मज़ा तो तब आता जब हमारा प्रमोशन हो जाता और बाकियों का नहीं होता। तो तुलना की मानसिकता के साथ जो हमारा, और आईआईटी का बता रहा हूँ मैं, तुलना की मानसिकता के साथ हमारा डिज़ाइन वैसा हो जाता है कि हमको सारा मिल रहा, उसका कोई सुख नहीं मिलता है, दूसरे को हमसे अधिक है उसकी समस्या होती रहती। तो व्यक्ति गया होगा किसी वकील से सलाह लेने के लिए कि भाई ऐसा फंस गया हूँ मैं, क्या करना। वकीलों के पास हर समस्या का समाधान होता है, और ऐसा समाधान होता है कि आप 10 साल 20 साल पूरी ज़िंदगी भी उसमें उलझे रह सकते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल समाधान दिया, कहा तुमको वरदान परमात्मा ने ये दिया है ना कि जो तुमको मांगोगे उसका 2 गुना अगले को मिलेगा। तुम आराम से एक दिन बैठो और कहो परमात्मा मेरी एक आँख फूट जाए, मेरा एक हाथ टूट जाए और एक पैर टूट जाए। तो अब ठीक हो गया, अब पड़ोसी की दोनों आँख फूट जाएगी, उसका दोनों पैर टूट जाएगा, दोनों हाथ टूट जाएगा। हमको लगता है अब हम बेहतर हो गए दूसरे से। हमको ये भी दिखाई नहीं देता कि इस प्रक्रिया में हमने अपना एक आँख फोड़ लिया। ठीक है, पहले 2 आँख वाले थे, अब 1 वाले हो गए। पहले दोनों हाथ और पैर स्वस्थ थे, अब हम लूले लंगड़े की जगह पर अपने को बदल लिए, ये भी दिखाई नहीं देता है। ये जो दूसरों से तुलना में उलझ के जो अंतिम जगह होती है ना, वो ये होती है कि हम बर्बाद होंगे तो होंगे, तुमको अपने से ज़्यादा बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो ये दिखना ज़रूरी है कि तुलना की मानसिकता में उलझने से हमारी ये समस्या हो जाती है।
उसी तरह से तुलना की मानसिकता के साथ अगली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी सुविधा की आवश्यकता ही अब तय नहीं होती, क्योंकि अब सारा रेफरेंस पॉइंट बाहर चला गया। आपसे अधिक चाहिए हमको, तो अब हमको क्या चाहिए ये हम खुद नहीं तय कर सकते। ये तो अब आप सब लोगों के पास क्या है उससे तय होगा कि मेरे पास क्या चाहिए। मैं उसको कर नहीं पाऊंगा तब तक तो दुखी रहूंगा ही। जिस दिन कर लिया उस दिन आप सबके दुख का कारण बन जाऊंगा, क्योंकि अब आपको हमसे अधिक चाहिए। और ये तुलना का लूप कभी खत्म नहीं हो सकता। आदमी 1 लाख कमा रहा है तो 1.5 लाख में तुलना है, 1 करोड़ कमा रहा है तो 1.5 करोड़ की तुलना है, 1 अरब कमा ले 1.5 अरब की तुलना है। ये समझना जरूरी है कि तुलना के उस विशियस साइकिल से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, करोड़ों कमा लें कि अरबों कमा लें। और तुलना की इस प्रवृत्ति के साथ नंबर 1 होने की कोशिश करने में कहीं ना कहीं हमारी अपनी शरीर यात्रा ही पूरी हो जाती है। क्योंकि मोहल्ले का नंबर 1 हो गए तो शहर का होना है, शहर का हो गए तो राज्य का होना है, राज्य का हो गए तो देश का होना है, देश का हो गए तो धरती का होना है। उस बीच में कहीं ना कहीं हमारी शरीर यात्रा ही पूरी हो जाती है। फिर इतनी सारी चीजें हैं, किसमें किसमें तुलना करके हम आगे बढ़ेंगे जी, किसमें किसमें। और ये दिखना जरूरी है कि तुलना की मानसिकता जैसे ही होती है ना, घर में रखी हुई, जो मैं कल उदाहरण दे रहा था कि अगर हमने गोल ये बना लिया कि पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस हमारा होना चाहिए, इस मोहल्ले की सबसे महंगी कार हमारी होनी चाहिए, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर हमारा होना चाहिए, सबसे अच्छे पैकेज की नौकरी मेरी होनी चाहिए, जैसे ही वो होता है सुविधा की आवश्यकता अब हमारी तय नहीं हो सकती खुद से। अब तो बाकी सब लोगों को देख के तय होगा। और आज आपने सबसे महंगा कार खरीद भी लिया मोहल्ले का, कल को किसी ने दूसरा उससे महंगा खरीद लिया, अब आपकी ये कार बेकार हो गई, अब आपको उससे महंगी वाली खरीदनी। तो ये आवश्यकता ही तय नहीं होती। दूसरा ये होता है कि सारा मेहनत करने के बावजूद अगर कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे, कोई उसको ध्यान नहीं दे, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करे, तो ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार चली गई और वो हमारे अंदर एक तनाव पैदा करना शुरू कर देते हैं। फिर ये दिखता है कि हमने सोचा था कि पार्टी का सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस हमारा होना चाहिए, 10-5 लोग हमको अप्रिशिएट भी कर दिए, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा हमको हमसे बेहतर ड्रेस के साथ दिखाई देता है, हमको वापस उसके लिए ईर्ष्या, जलन और द्वेष का भाव पैदा होने लगता है, अगर तुलना की प्रवृत्ति है तो ये दिखता है कि हम चाहते तो हैं सुविधा से सम्मान को सुनिश्चित करना, हो ये रहा है कि सम्मान सुनिश्चित होने के बदले अगला विरोधी के रूप में दिखाई दे रहा है। हम खुद तनावग्रस्त रह रहे हैं, सम्मान के बदले ईर्ष्या, जलन और द्वेष पैदा हो रहा है। अपने से कम वाले को देख करके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार आ रहा है। अपने से अधिक वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आती है। हम किसी भी स्टेट में नॉर्मल और नेचुरल रह ही नहीं पाते, स्वाभाविक और सहज रूप में रह ही नहीं पाते। अपने से अधिक वाले को देख करके हीन भावना में ग्रस्त रहते हैं, अपने से कम वाले को देख करके एक अहंकार में, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ग्रस्त रहते हैं। तो चाह तो रहे थे हम सुविधा से सम्मान को सुनिश्चित करना। ये देखना जरूरी है कि जितना जितना उस प्रक्रिया को हम करते हैं, सम्मान तो मिलता नहीं है, विरोध मिल जाता है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष मिल जाता है, अहंकार और हीन भावना मिल जाती है, तनाव का गिफ्ट मिल जाता है, सुविधा की आवश्यकता तय नहीं होती। इस रूप में अभाव और दरिद्रता में हम उलझ के रह जाते हैं। भैया जी पीछे। हाँ श्योर। अभी मुझे ये प्रश्न हुआ, आपने जो एप्रिसिएशन की बात करी अभी, पर कभी कभी कुछ जगहों पे जो एप्रिसिएशन मिलता है उससे तो मोटिवेशन भी मिल सकता है ना। जी बिल्कुल। तो आप खाना बनाते अच्छा, इसको अप्रिशिएट करने के लिए आपकी बहन को नालायक सिद्ध करने की जरूरत है क्या? तो हम एप्रिसिएशन में मना नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम सारे एप्रिसिएशन में वहाँ है जब आपके एप्रिसिएशन के साथ साथ किसी दूसरे को नालायक सिद्ध किया जा रहा है। हमारा इंटेंशन तो कभी ऐसा होता नहीं है कि अगर हमारा एप्रिसिएशन हो उसमें दूसरों की तुलना नीची। वही उसको देखने की जरूरत है, आपका इंटेंशन नहीं है, इससे तो मैं सहमत हूँ।
लेकिन अपनी बहन से या उस दूसरे से पूछ के देखने की ज़रूरत है कि जब तुम्हारी इस तरह से तुलना की जा रही है तो तुमको कैसा लगता है। अभी उसमें हमारी गलती क्या हुई? गलती इतनी ही है हमारी कि हम सारा एप्रिसिएशन, देखिए आप गणित के प्रॉब्लम को अच्छा सॉल्व करते हैं, ये एप्रिसिएट किया जा सकता है। आप म्यूजिक अच्छा गाते हैं, ये एप्रिसिएट किया जा सकता है। ठीक है? आपके संगीत को सुन करके हमको सूदिंग इफेक्ट लगता है, ये एप्रिसिएट किया जा सकता है। मेरी बात को सुन करके आपको ठीक से समझ में आया, ये एप्रिसिएट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या कहाँ से होती है? आप कहिए श्याम तुम इससे बढ़िया शिविर लेते हो या इससे खराब शिविर लेते हो, दो में से किसी भी बात से शुरू करिए, अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, शिविर में भी शुरू हो जाएगी। आप इसको इससे शुरू कर दीजिए कि श्याम तुम ABC XYG से बढ़िया शिविर लेते हो या XYG से खराब शिविर लेते हो, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? आप म्यूजिक अच्छा गाते हैं यहाँ तक ठीक है, अगर शुरू ये यहाँ से करेंगे कि तुम उससे बेहतर गाते हो, उससे बेहतर गाते हो, और इतना ही नहीं करते हैं, दूसरे को कहते हैं तुम नालायक हो, देखो कुछ सीखो उससे, ये डिजाइन से जब हम चला रहे हैं तो देखिए ना, एप्रिसिएशन में प्रॉब्लम नहीं है, आपका कपड़ा अच्छा है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पड़ोसी से अच्छा है, बगल वाले से अच्छा है, दूसरे से बेहतर है, बाकी सबसे अच्छा है, ये जो हम जोड़ रहे हैं ना, यहाँ प्रॉब्लम है। तो एप्रिसिएट करने में मनाही नहीं है, दूसरों की तुलना में जब उसको खड़ा करके बोलते हैं, वहाँ से दूसरे को चोट पहुँचती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चार चीज़ में आप हमसे अच्छे होंगे, दो चीज़ ऐसी भी होगी जिसमें मैं भी अच्छा होऊंगा। यानी सापेक्षता में नहीं लेना है जी, सापेक्षता में देखेंगे, रिलेटिव ढंग से जैसे ही देखेंगे ना, ये प्रॉब्लम खड़ी रहेगी हमेशा हमेशा। ये एक सेकंड, ये क्लियर हुआ आपको दीदी? बढ़िया। भैया जी, कल भी अपन ने इस पर, ये जो कंपटीशन है और कंपैरिजन है, इस पर हमने कल लगभग 2 घंटे भी विश्लेषण किया है। जीवन में जो वृत्ति की क्रिया है, जिसमें तुलन होता ही है और जीवन में ये आवश्यक लग भी रहा है, लेकिन ये तुलन का जो प्लेसमेंट है, ये जो कंपैरिजन है और कंपटीशन है, ये कंपैरिजन जो है, ये मानव और मानव के साथ में जो किया जाता है, ये हम वस्तु को कंपैरिजन करके उसकी गुणवत्ता को अपने उपयोग के लिए करते हैं, लेकिन ये जो मानव और मानव के साथ में जो कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ हमारी मेन मिस्टेक हो रही है। वही। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि जीवन स्वयं में अपनी अनुभूति को मतलब कभी भी कम करके जानना नहीं चाहता है, तो उसको जीवन ज्ञान अभी है नहीं, वो शरीर के द्वारा, वस्तु के द्वारा और कुछ और चीज़ों को ला करके जीवन अपनी तृप्ति को चाहता है, जो कि संभव नहीं है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि हम वस्तु को तुलना करके उसकी उपयोगिता को बेटर बनाएं और व्यक्ति को कभी भी तुलना के क्षेत्र में न लाएं। वही, उसमें ठीक से देखेंगे ना, मैं इसको अभी विस्तार नहीं कर रहा हूँ कि वृत्ति की तुलन की क्रिया का क्या रोल है, किसी समय अवसर होगा तो मैं चौथे दिन उसको थोड़ा विस्तार करूँगा। वो तुलना इस रूप में नहीं है कि दूसरे की तुलना में हम कहाँ खड़े, वो तुलना इस रूप में है कि मैंने जो रोटी आज के दिन बनाई वो शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा बना कि खराब बना। अच्छा बना तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, खराब बना हो तो कल को उसको बेहतर करने का काम करेंगे। वो तुलना इस रूप में है कि आज मैंने खेती एक तरीके से की, फसल का उत्पादन अच्छा हुआ तो अगली बार भी उसको बनाए रखेंगे, वो नहीं हुआ तो तरीके को बेहतर करने का काम करेंगे। हो सकता है इस बार गेहूं लगाया था, इस मौसम में नहीं ठीक हुआ, अगली बार चना ट्राई करेंगे, जो उसमें से ठीक होगा वो लगाएंगे। वहाँ पर देखेंगे हम कि वो तुलन की दृष्टियों का क्या मतलब है। ऐसे ही जो व्यवहार मैंने किया, मैं भी ये बात को तुलना करके देखता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप तक सम्मान जा रहा है कि अपमान जा रहा है।
हमको अगर कहीं भी दिखता है कि अपमान जा रहा है तो मैं उसको सुधार के सम्मान में बदलता हूँ। मैं भी ये बात के प्रति सजग रहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे स्नेह जा रहा है कि विरोध जा रहा है। अगर किसी भी जगह पे हमको विरोध दिखाई देता है तो हम उसको बदलने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हम बोलते हैं एक तरीके से, बात आपको समझ में आ जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आती है तो हम अपने तरीके को इम्प्रूव करने का काम करते हैं कि कैसे दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से बात को पहुंचाई जा सके। ये कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन किसी दूसरे को नीचा दिखाने के आधार पर नहीं खड़ा है, दूसरे को नालायक सिद्ध करने के आधार पर नहीं खड़ा है, दूसरे को बेकार बताने के आधार पर नहीं खड़ा है। बल्कि जितना बारीकी से देखेंगे ना उतना दिखाई देगा कि एब्सोल्यूट टर्म में देखने जाएंगे तो कपड़ा आपकी भी ज़रूरत है, कपड़ा मेरी भी ज़रूरत है, भोजन आपकी भी ज़रूरत है, भोजन मेरी भी ज़रूरत है, सम्मान आपकी भी ज़रूरत है, सम्मान मेरी भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे डिज़ाइन को सोचने की ज़रूरत है जहाँ ये भोजन, कपड़ा, सम्मान और भी जो ज़रूरतें हैं ये हम में से हर व्यक्ति का कैसे पूरा हो सकता है, उस उपाय को सोचने की ज़रूरत है। करेंगे धीरे धीरे, इस पर और विस्तार करेंगे, बट उसका आइडिया ये है जी। जो क्लास में जो कंपटीशन होता है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम आती है, टेस्ट आता है, तो पहले हम ऐसा करते थे, टॉप 10 लिस्ट निकालते थे, तो उस हिसाब के उनका जो सम्मान है, जो रैंक आए उस हिसाब से करते थे। फिर हमें लगा कि ये जो सम्मान वाली बात है, एक को नीचा दिखाता है तो एक को बड़ा दिखाता है, तो हमने क्या किया, सबको इनाम इक्वल ही देना शुरू किया। फिर भी क्या है कि अपने आप में वो बच्चे को तो तुलना रहती है कि इससे मेरे मार्क्स कम आए, तो वो तुलना बच्चे करते तो तब तक ठीक है, लेकिन पेरेंट्स करने लगते हैं तो उनको प्रेशराइज होता है। हमने बल्कि बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स तुलना कर रहे हैं इसलिए बच्चे के मानस में वो तुलना आ गई है। प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें हमें अब जैसे कि पहले ऐसा भी सोचा था कि ऐसा करते हैं कि 80% वाले जो बच्चे हैं उनको अलग क्लास करें, जो कम पढ़ने वाले उनको अलग करें। वो अलग करने का बात ऐसा था कि उनको अच्छी तरह से हम सिखा सके, क्योंकि वो इक्वल क्लास में ऐसा होता है कि कोई बच्चा तेज़ी से पढ़ने वाला हो तो उनको धीरे से चलना पड़ता है, उनको पसंद नहीं है, और जो धीमा सीखने वाला वो उसको तेज़ी से पसंद नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सॉल्यूशन क्या है? दो बातें मैं इस संदर्भ में कहूँगा, कभी ट्राई करके देखिएगा। एक दूसरे के साथ ये कंपैरिजन अगर हो भी रहा है और आप हमको किसी चीज़ में हमसे अच्छे दिखाई देते हैं ना, ठीक है, तो ईर्ष्या नहीं होगी अगर दो चीज़ का हम ध्यान रखें। एक ये कि उसी आधार पर दूसरे को अपमानित करने का, नीचा दिखाने का काम ना करें। एक दूसरा, जिसके पास अधिक योग्यता है वो अपने से कम योग्य को विकसित होने के लिए, सहयोग देने के लिए तत्पर रहे और प्रस्तुत रहे। आप हमसे बेहतर हैं गणित में, इससे हमको ईर्ष्या नहीं होगी अगर आप हमको भी गणित सिखाने के लिए तत्पर हैं और प्रस्तुत हैं। आपको आर्ट और पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, हमको ईर्ष्या नहीं होगी अगर आप हमको वो आर्ट और पेंटिंग सिखाने के लिए तत्पर हैं और प्रस्तुत हैं। बल्कि उल्टा होता है, जैसे जैसे आपसे मिलने वाला सहयोग हमको दिखाई देता है और उससे मेरी ज़िंदगी हमको बेहतर होती हुई दिखाई देती है, आपके प्रति कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का भाव विकसित होता है, आपके लिए गौरव का, ग्लोरी का भाव विकसित होता है, आपके लिए श्रद्धा का, रेवरेंस का भाव विकसित होता है। तो हमको एक ऐसे डिज़ाइन को सोचने की ज़रूरत है जहां हम दूसरों से जिन चीज़ों में भी बेहतर हैं वहां दूसरे को समझने, सीखने में सहयोग करने के लिए अनुकूलता दे सकें, और उसके बदले में जो कृतज्ञता का भाव अगले में होता है, गौरव का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है, वो हमारे संबंध को मजबूत करता है, प्रगाढ़ करता है, और जीवन की जो भाव की आवश्यकता है वो पूरी हो पाती है। एक सेकेंड, ये बात समझ में आती कि दूसरे से श्रेष्ठता आप में है, म्यूजिक की, आर्ट की, डांस की, पेंटिंग की, किसी भी चीज़ की हो,
मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, इवन वर्कशॉप्स बढ़िया कंडक्ट करने की, लोगों के प्रश्नों का ठीक से उत्तर दे देने का, इनमें से जो भी एबिलिटी है आपका, जो भी क्वालिटी है आपकी, अगर आप वही क्वालिटी हम में भी विकसित होने के लिए, विकसित करने के लिए तत्पर रहते हैं, सहयोग के लिए अर्पित रहते हैं, तो आपसे मिलने वाले सहयोग को देखने के आधार पर आपके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है, गौरव का भाव आता है, श्रद्धा का भाव आता है, और वो भाव हमारे संबंध को और मजबूत करता है और तृप्ति देता है दोनों को। कृतज्ञता के साथ हम भी तृप्त होते हैं, उस कृतज्ञता को जब आपके साथ व्यक्त करते हैं तो आपको भी तृप्ति मिलती है। ये पूरकता का स्वरूप है, अगर योग्यता में कोई हमसे अधिक है तो। जी सॉरी। हाँ भैया, मैंने जैसे आपने अभी जो बात बताई, 2 पॉइंट्स बताए कि ईर्ष्या का भाव ना आए, उसके लिए 2 स्टेप कर सकते हैं। पहला कि जब भी उसको बता रहे तब दूसरे के साथ कंपैरिजन ना हो। मतलब हम कभी, और नॉर्मली मैंने देखा है, एज अ टीचर भी देखा है और एज अ पेरेंट्स भी देखा है कि जाने अनजाने में हमसे यही हो जाता है कि हम दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर ही देते हैं। मतलब वो 2 लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तीसरा एंटर हो जाता है ना, तीसरा जो बीच में घुस जाता है और इसको सही और गलत बोल देता है, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो जनरली वो 2 लोग ही आपस में, जैसे आपने बताया एक अच्छा बच्चा है, वो उसका वहाँ पे नाम नहीं था, लेकिन फिर गुरु शिष्य का एक नेचुरली संबंध बन जाता है, दोनों पीयर टू पीयर लर्निंग में आ जाते हैं। मतलब उसने उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार लिया, कहा मेरे से अच्छा है, और वो आपस में होता है। लेकिन जब तीसरा इंसान बीच में, फिर वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, और क्लास में जाके कोई ऐसी बात बता देता है और एक को ज़्यादा अच्छा बता देता है, तभी जाके वो ईर्ष्या वाला जो फैक्टर है ना, वो ऐड हो जाता है। ऐसा कई बार देखने में आता है। जी, विचार किया जाए, मैं तो इतना ही कहूँगा। धीरे धीरे विचार करना शुरू करेंगे तो समस्याएं दिखनी शुरू होंगी, और उत्तर कोई हर सवाल का मैं यहाँ से दे दूँ, ये गैर महत्वपूर्ण है। आप में भी क्षमता है इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ पाने की। ज़रूरत है सिर्फ एक बार ठीक दिशा के साथ प्रश्न को अप्रोच करने का। डायरेक्शन को ठीक पकड़ के आप अप्रोच करने जाएंगे, बहुत सारे उत्तर आप खुद ही निकाल लेंगे। हो सकता है कुछ उत्तर हमसे भी बेहतर निकाल लें। वो दिशा पकड़ने की ज़रूरत है, डायरेक्शन के ठीक होने की ज़रूरत है। उतने भर से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, उतने भर से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बढ़िया, विचार करते रहा जाए इस पर। इसके बाद देखेंगे तो हम इस बात पर आए थे कि ये जो मैं में क्रियाएं चल रही हैं उसको थोड़ा विस्तार करने का सोचे थे। क्यों सोचे थे? क्योंकि मानव मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व होने के बावजूद भी ये दिखाई देता है कि सारा निर्णय लेने का काम मैं में होता है, ना कि शरीर में होता है। मैं अगर बोलता हूँ तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितनी जोर से बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये सारा निर्णय पहले मेरे अंदर होता है। शरीर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। मैं अगर हाथ जोड़ के आपको नमस्ते कर रहा हूँ तो पहले अपने अंदर सम्मान का भाव आता है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए नमस्ते करना है, ये निर्णय होता है, फिर ऐसा हाथ जुड़ता है। ऐसे ही मैं आपको गाली भी देता हूँ तो मुंह से गाली बाद में निकलती है, पहले अंदर अपमान का भाव आता है, विचार में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये वाली गाली देनी है, उसके बाद वो गाली मुंह से बाहर निकलती है। तो ये दिखता है कि मानव मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व होने के बावजूद भी चूंकि निर्णय लेने का काम मैं में हो रहा है, इसलिए मैं की क्रिया को थोड़ा विस्तार से पढ़ने की, समझने की जरूरत है। उसी को दूसरी भाषा में कहें तो बाहर यहाँ व्यवहार कार्य में जो भी हम कर रहे हैं उसका निर्णय हमारे अंदर हो रहा है। चयन की क्रिया, सिलेक्शन की क्रिया हमारे अंदर हो रही है कि इसमें से क्या करेंगे। वो सेलेक्ट करने का, वो चूज करने का एक्टिविटी यहाँ हो रहा है। क्या चूज करते हैं हम?
उसके पीछे हम बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारा विचार करते हैं, बहुत सारा विश्लेषण करते हैं, दसियों उपायों को ढूंढते हैं और उन उपायों में जो सबसे बेस्ट हमको लगता है, सारा तुलना करके अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने मित्रों के एक्सपीरियंस के आधार पर, उसको हम यहाँ चूज करते हैं। तो यहाँ विचार में बहुत सारे तरीकों को, उपायों को फैलाने का काम हम करते हैं, उसमें से किसी एक को चूज करते हैं। ये विचार भी किस आधार पर फैलता है उसको देखेंगे तो जिस बात की हम इच्छा बना लेते हैं उसी को पूरा करने के लिए हमारा विचार फैलता है। तो एक बार इच्छा इस बात की हो गई है कि सम्मानपूर्वक जीना है, तो विचार इसी बात में फैलता है कि सम्मान को कैसे व्यक्त करेंगे, और उसमें से जो सबसे बढ़िया तरीका हमको समझ में आता है उसको चूज करके, सेलेक्ट करके हम यहाँ व्यवहार में ले आते हैं। इच्छा में एक बार बन गया कि अपमान करना है, तो सारा विचार इसी अर्थ में चलता है कि अपमान कैसे ठीक से करेंगे, और उसमें जो सबसे बढ़िया तरीका अपमानित करने का समझ में आता है वो हम यहाँ चूज कर लेते हैं। तो ये दिखना जरूरी है कि ये जो जीवन में क्रियाएं हमारी चल रही हैं उसके मूल में इच्छा है। बीज इच्छा में है, जो वृक्ष बनता है विचार के रूप में, चयन के रूप में, बाहर व्यवहार कार्य के रूप में। इसलिए इस पूरे विचार को, चयन को, व्यवहार कार्य को अगर हमको ठीक करना है तो रूट में जाकर के उस बीज को ही ठीक करने की जरूरत है। बीज की जगह पर किसी खेत में गेहूं लगाएं कि चावल, ये तय करना बहुत आसान है, लगाया जा सकता है। लेकिन एक बार गेहूं का पेड़ लग गया है पूरे खेत में, फिर उसमें चावल बोना हो बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। तो इसलिए रूट में जहाँ से समस्या शुरू हो रही है इच्छा की जगह, हम वहीं पर देखने का कोशिश करेंगे कि ये इच्छा सेट कैसे हो रही है, ये बीज आ कहाँ से रहा है, ये बन कैसे रहा है। उसी जगह पर अगर हम चीज़ों को ठीक करने का काम कर देंगे तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि जो वृक्ष बनेगा वो ठीक ही बनेगा। बीज बोते समय हम सजग हैं कि आम का बीज बोए हैं, बबूल का नहीं बोए हैं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जो पौधा निकलेगा वो आम का ही निकलेगा, बबूल का नहीं निकलेगा। इसलिए ये इच्छा की जगह पर लौट करके हम बार बार देखने का काम कर रहे हैं। जी दीदी। जब आप हमें जब आप प्रस्तुत करते होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि आप जो बोलते हैं ना वो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, तो वो विचार है ना कहीं स्टॉप हो जाता है, उसी क्षण स्टॉप हो जाता है, और तब है ना मैं मेरे जीवन में जो हो रहा होता है ना उससे मैं कनेक्ट कर रही होती हूँ। तो उसे क्या विश्लेषण बोला जाता है? जी, विश्लेषण ही है वो, ये विश्लेषण ही है। इनफैक्ट पूरी सूचना को सुन करके अपनी ज़िंदगी से उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही है। अपनी ज़िंदगी से उसको कनेक्ट करेंगे तभी तो ये दिखना शुरू होगा कि आपकी ज़िंदगी के लिए ये ठीक है कि नहीं है, कितना कितना आप इसके हिसाब से जी रहे हैं, कितना नहीं जी रहे हैं, और जहाँ नहीं जी रहे हैं वहाँ भी कैसे ठीक करने का काम किया जा सकता है। नहीं, सोचते रहा जाए। इच्छा की जगह पर हम लोगों ने ये बात किया था कि अभी ये 3 सोर्स इच्छा के दिखते हैं। एक सोर्स दिखता है संवेदना की जगह पर, सेंसेशन की जगह पर, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, गुजराती में भी यही सारे शब्द होंगे, आँख में, कान में, नाक में, जीभ में, त्वचा में, इन सारी जगहों पर जो हमको अच्छा लगता है उसको पाने की हम इच्छा बना लेते हैं, और जो हमको अच्छा नहीं लगता है उससे दूर होने की हम इच्छा बना लेते हैं। तो संवेदना के आधार पर ही अगर हम इच्छा बना रहे हैं तो ये तय करना मुश्किल है कि वो हमारे लिए सही है कि गलत है। तो अगर ठंडा पानी पीना अच्छा लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो भी। पेट भरने के बाद भी स्वाद के चक्कर में खाना अच्छा लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो भी। तो ये देखना जरूरी है
कि संवेदना के आधार पर ही अगर हम चीज़ों को तय कर रहे हैं तो उसके सही होने की गारंटी नहीं है। ऐसे ही समाज में चल रही प्रचलित मान्यताओं को बिना जांचे परखे हमने अपने में स्वीकार लिया, अपने में इकट्ठा कर लिया, अपने में जमा कर लिया, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो ठीक है कि नहीं है। कल हम लोगों ने इसको बहुत उदाहरण से देखने का कोशिश किया था कि कैसे समाज में प्रचलित अलग अलग मान्यताएं मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से, टेलीविज़न से, संस्कृति सभ्यता से, दूसरों के कहने से हमारे अंदर आके इकट्ठी होती रहती है। तो जब एक बच्चा दिन में 10 बार मैगी का एडवर्टीजमेंट देखता है तो माँ बाप को कहता है कि मैगी खाना है। जब वो बच्चा दिन में 10 बार एक कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट देखता है तो लौट के कहता है कोल्ड ड्रिंक पीना है। बहुत बार आप देखेंगे ना, मज़े की बात, उन कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टीजमेंट में वो जो आदमी पी रहा है यहाँ संवेदना में, उसमें उसके टेस्ट की भी बात नहीं होती है। उसको लेकर के भी कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट नहीं होता कि टेस्ट बहुत अच्छा है। वो एडवर्टीजमेंट यहाँ मान्यता से होता है कि आपका कोई फेवरेट हीरो, आपका कोई फेवरेट हीरोइन, आपका कोई फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, वो फुटबॉलर, वो कुछ एक्टिविटी करता हुआ दिखाई देता है। और एक्टिविटी कुछ ऐसी कर रहा होता है जो आपको बहुत थ्रिलिंग लगता हो, बहुत पसंद आता हो। तो कहीं डाइव लगाता हुआ दिखेगा, कहीं एरोप्लेन से कूदता हुआ दिखेगा, कहीं कुएं से बोतल निकालता हुआ दिखेगा। ये सब डिज़ाइन आपको दिखेगा। और जब हम उसमें बह जाते हैं अपने उस फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस या क्रिकेटर के साथ, ठीक, और वही जो थ्रिलिंग एक्टिविटी है हमारी, चाहे वो बाइक चलाने की हो, चाहे आकाश से डाइव लगाने की हो, जब हम उसमें बह जाते हैं तो उसके पीछे से वो अपना प्रोडक्ट साथ में लगा देते हैं ताकि वो सब कॉन्शसली हमारे मानस में अंदर घुस जाए। सारे एडवर्टीजमेंट के प्रिंसिपल को देखिएगा तो यहाँ काम कर रहा होता है कि मान्यताओं को कैसे दूसरे में सेट किया जाए, उसके डिजाइन्स पर काम कर रहे होते। आज के दिन चुनाव के पहले बहुत सारा जो काम, आज के दिन बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों का प्रोजेक्ट लेकर के पार्टी के साथ लगी होती है, वो इसी बात के लिए लगी होती है कि दूसरों में उस ओपिनियन को डालने का काम हम कैसे कर सकते हैं। और हम अगर सजग नहीं हैं तो कब दूसरा उन ओपिनियंस को हमारे अंदर डाल जाता है, कब हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं, हमको खुद भी पता नहीं चलता। तो ये दिखना जरूरी है कि संवेदना या मान्यता के आधार पर जब इच्छा बन रही है, उसके सही गलत होने की कोई गारंटी नहीं है। इसमें से संवेदना के कुछ दुष्प्रभावों पर भी हमने बात किया था कि संवेदना से का जो प्रयोजन है वो शरीर स्वस्थ होने के अर्थ में तो दिखाई देता है कि शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से हमको पता चलता है कि ये आम अभी खाने लायक है कि नहीं। छू के भी पता चलता है पक गया है कि नहीं, टेस्ट से भी पता चलता है, गंध से भी पता चलता है, रंग से भी पता चलता है कि नहीं। एक आम को छू के भी पता चलता है पक गया है कि नहीं, चलता है? सिर हिला रही है, हाँ। गंध से भी पता चलता है, उसको देख के उसके रूप से भी पता चलता है, रंग से भी पता चलता है, टेस्ट से तो चलता ही है। ऐसे ही रात का रखा हुआ खाना हमारे खाने लायक है कि नहीं है, इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। तो संवेदनाओं के प्रयोजन को अगर पहचान लें तो हम उसके विरोध में नहीं हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि जो शरीर के लिए हितकर होता है वो रुचिकर होता ही है, वो प्रिय लगता ही है। जो शरीर के लिए हित के अर्थ में है, स्वास्थ्य के अर्थ में है, वो रुचिकर भी है ही। गलती क्या हो रही है अभी हमसे कि हम कृत्रिम ढंग से उन संवेदनाओं को कंफ्यूज करके उससे सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अलग अलग तरह के एडिटिव्स, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स डाल करके टेस्ट बर्ड्स को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। इन संवेदनाओं को शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग करेंगे, इसकी सार्थकता है।
इसको जीवन जागृति के लिए समझने समझाने के अर्थ में, व्यवस्थित होकर जीने के अर्थ में प्रयोग करेंगे, इसकी सार्थकता है। तो अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आँख और कान का प्रयोग कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। कठिनाई वहाँ से शुरू होती है जहाँ इन संवेदनाओं को हम अपने सुखी होने का आधार बना लेते हैं। जैसे ही संवेदनाओं को सुखी होने का आधार बनाएंगे, सुख निरंतर चाहिए, तो उपाय क्या करेंगे? संवेदना कैसे अधिक से अधिक समय तक लंबा खींच सकें, इसी के लिए ट्राई करेंगे। जैसे ही संवेदना को अधिक से अधिक समय तक लंबा खींचने का कोशिश करते हैं, शरीर एक समय के बाद थक जाता है। और जिस इंद्रिय का, जिस सेंसेज का, शरीर के जिस ऑर्गन का, जिस अंग का आप एक्सेसिव यूज करना शुरू करेंगे, अत्यधिक प्रयोग करना शुरू करेंगे, वो अंग क्षीण होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा, वहाँ की बीमारी, वहाँ की तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो आँख देखने के लिए है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली उसको मोबाइल या टीवी पर गड़ाए रखें, ठीक है, आँख खराब होने ही वाला है। हर सेंसेशन के साथ वो बात लागू होती है, हर संवेदना के साथ ये बात लागू होती है कि जैसे ही उसको अत्यधिक खींचेंगे, वो शरीर के लिए नुकसानदेह होने वाला है। दूसरा, उसको कितना लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। खाने की आप लंबा खींचने की कोशिश करिए, बहुत वैरायटी बनाने की कोशिश करिए, 15 मिनट के बाद गला भर जाएगा तो थक ही जाएंगे। फिर क्या करते हैं हम? फिर हम मन में सारा वो कल्पना में फैलाते रहते हैं, पूरे दिन भर उसी का चित्रण चलता रहता है। जिन संवेदनाओं का भी मन में चित्रण चलना शुरू हो गया, आप समझिए मन बीमार होके बैठ गया, क्योंकि ये वो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता। शरीर की जब तक जरूरत थी तब तक तो उसको फिर भी पूरा किया जा सकता था। मन में जब एक बार हम उसको उलझा लिए ना, अब वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, बल्कि उसमें उलझ करके मन कॉन्स्टेंटली परेशान रहने वाला है, बीमार रहने वाला है, उद्विग्न रहने वाला है। और ऐसी दसियों जगह पर आज के दिन हमने जाने अनजाने अपने मन को उलझा लिया है। ये जो शरीर से मिलने वाली संवेदनाएं हैं, हम इसको भी मानसिक कार्यक्रम बना लिए हैं। हम YouTube से लेकर के इंटरनेट तक बीसियों ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं जो संवेदना के रूप में ठीक लगती। उस संवेदना मिलने वाली थी शरीर से, लेकिन हमने उसको मन का मुद्दा बना लिया, तो मन कॉन्स्टेंटली उसमें उलझा पड़ा रह जाता, उलझा पड़ा। आजकल गेम भी जो है वो देखने की चीज़ हो गई है जी, कि नहीं? तो ये दिखना जरूरी है कि यहाँ से सुखी होने का कोशिश करते हैं ना, तो शरीर खराब होता है 1, मन उसमें उलझ जाता है 2, और तीसरी चीज़ ये दिखाई देगी कि जितना आप उस संवेदना से सुखी होने का प्रयास करते हैं, उतना उसको पाने की चाहत और हमारी बढ़ती चली जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, उसकी मांग अपने में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आप पहले दिन सिगरेट पी रहे हो ना, छोड़ना बहुत आसान है। साल भर से पी रहे हो, छोड़ना उससे कठिन है। 20 साल से पी रहे हो और लत लग गई हो, डूब गए हो उसमें, ज़्यादा कठिन है। तो ये दिखता है कि ये संवेदनाओं को भोगने की प्रक्रिया में, उससे सुख पाने की प्रक्रिया में हम दिनों दिन एक दलदल में घुसते चले जाते हैं। बाहर निकलने के बदले हमको लगता है कि उसको भोग करके फ्री हो लेंगे। हमको ये दिखना जरूरी है कि उसको हर बार भोग करके जो हम सुखी होने का कोशिश करते हैं, वो हर बार हमको उस दलदल में एक कदम और अंदर घुसाता है, अंदर घुसाता है। ये बात दिखती? लत लगना उसी को कहते हैं, आदत पड़ गई है उसी को कहते हैं। और जितनी ज़्यादा गहरी गांठ लगी हुई है, उसको खोलने में उतना ज़्यादा मेहनत लगेगा। 10 गांठ लगी है तो खोलने में 10 खोलना पड़ेगा, 5 लगी है तो 5 खोलना पड़ेगा, 20 लगा लिए हैं तो 20 खोलना पड़ेगा। तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि संवेदना शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग करें, यहाँ तक तो ठीक है। शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग करते समय वो प्रिय भी लगता है, रुचिकर भी लगता है, ये बात ठीक है।
शरीर स्वास्थ्य के लिए आम को खाइए, वो स्वस्थ भी करेगा और आपको टेस्टी भी लगेगा। लेकिन उसी को आप सुखी होने का आधार बना देंगे, स्रोत बना देंगे, शरीर खराब होने वाला है, मन उसमें उलझने वाला है, और जितना ज़्यादा उसमें भोगने की तरफ जाएंगे उतना वो आग में घी डाल के उसको प्रज्वलित करने के डिज़ाइन के रूप में दिखता है, जिसमें हम दिनों दिन उस दलदल में और फंसते चले जाते हैं। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, एक बार हम उसको बात कर लेना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा ज़्यादा? हमारे यहाँ कहते हैं अगर कोई प्रश्न, आपके यहाँ भी कहते होंगे, कोई प्रश्न जब आता हो ना तो इसका दो मतलब होता है, या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। तो कौन सा हालत है, सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया? प्रश्न नहीं होने का दो ही कारण होता है, या तो सब क्लियर हो गई बात या कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि नहीं। भैया तो संवेदना का अल्टीमेट एक ही पर्पस है, शरीर स्वास्थ्य। एक शरीर स्वास्थ्य, दूसरा जीवन जागृति और व्यवस्था में सहयोग। जैसे अभी हम पढ़ने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं, इसमें भी शरीर की संवेदना का यूज़ कर रहे हैं। आप रोड पे ड्राइविंग करते हैं, उसमें भी शरीर की संवेदना का यूज़ करते हैं। हॉर्न बजा रहे हैं तो कान प्रयोग हो रहा है, देख रहे हैं तो आँख प्रयोग हो रहा है। जीवन की समझदारी के लिए और समाज में व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए इन संवेदनाओं का रोल है। जनरली ऐसा ही हो रहा है कि जितना मार्केट है वो संवेदनाओं का ही मार्केट है, और उलझन भी उसकी वजह से है और सुलझन भी उसकी वजह से ही होगी। देखिए, चाकू को जब तक सब्जी काटने के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, सहयोग है। जिस दिन से उससे गर्दन काटना शुरू कर दिए, समस्या है। जो मतलब भैया यही है कि हमको सिर्फ इतना ही जानना है कि सदुपयोग कहाँ है और दुरुपयोग कहाँ है। जी, तो चप्पल को जब तक पैर में पहन के चल रहे हैं ना, सहयोग है। सिर पे उठा के चलेंगे तो समस्या है। इतनी सिंपल सी बात है कि पैर में जब तक चप्पल है ना, सहयोग है, कांटा पत्थर सबसे बचाएगा। लेकिन उसको बांध के सिर पे उठा के चलेंगे ना तो समस्या है। तो हमको पहचानना जरूरी है कि जो संवेदना का रोल है, जो उसका पर्पस है, वहाँ पर उसको यूज़ करेंगे तो काम करेगा। जो जिस चीज़ के लिए बना नहीं है वहाँ उसको खींच करके ले जाएंगे, समस्या होगी कि नहीं होगी। संवेदना सुख की निरंतरता पाने के लिए नहीं है। सुख की निरंतरता पाने के लिए तो सही समझ और सही भाव है। वहाँ ढूंढेंगे तो मिलेगा। उसको संवेदना में ढूंढने जाएंगे, हर बार हर संवेदना को भोगने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ कम रह गया, कुछ छूटा रह गया। उसको फिर से पाने की कामना, उसको फिर से पाने की लालसा बनी ही रह जाती है अगर हम उसमें सुख देख रहे हैं तो। क्योंकि पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है। शरीर एक समय के बाद जवाब दे देता है, मन जवाब नहीं देता। क्यों नहीं जवाब देता? क्योंकि मन की सुख की जरूरत निरंतर है। जीवन की सुख की जरूरत निरंतर है। ये समझना जरूरी है कि जीवन की जो निरंतर सुख की जरूरत है वो जीवन की क्रियाओं से ही पूरी होगी, न कि शरीर सुविधा और संवेदना से पूरी होगी। शरीर सुविधा संवेदना से उसको कितना भी पूरा करने का प्रयास कर लें, हाथ खाली रहेगा, ये पक्का है। भैया जी, ऐसा करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जीवन में जो शरीर की आवश्यकता को भी नेग्लेक्ट करने लग जाए? शरीर की आवश्यकता को नेग्लेक्ट कर लेना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि नेग्लेक्ट करने लगे हैं, थोड़ा ध्यान दे करके उसको ठीक कर लिया जाए। वो नट को देखें, एक रस्सी पर चल रहा होता है, यहाँ भी दिखाते होंगे वो। जब वो बाईं तरफ गिरने लगता है ना तो दाईं ओर झुक जाता है, जब वो दाईं तरफ गिरने लगता है तो बाईं ओर झुक जाता है। तो अभी तो हम इसमें डूबे पड़े हैं,
तो थोड़ा बाहर निकलने का काम कर लें। जब ऐसा लगे कि थोड़े ज़्यादा निकल गए हैं और बहुत लापरवाह हो गए हैं तो थोड़ा वापस ऐसे झुक लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। अभी तो जो बात भैया कह रहे थे, मीडिया से लेके, एडवर्टीजमेंट से लेके, टेलीविज़न से लेके, समाज से लेके, परिवार से लेके, हर जगह हम इन संवेदनाओं के दलदल में घुसे हुए हैं और बीसियों तरह के अपराध में संलिप्त हो गए हैं, जाने अनजाने। कहीं बाहर उसमें संलिप्त हो गए हैं, कहीं मानसिक रूप से उसमें संलिप्त हैं। मानसिक अपराध की सज़ा नहीं है आज के दिन किसी कोर्ट कचहरी में, अच्छी बात है, वरना हम में से ज़्यादातर लोग जेल में पाए जाते। अभी मैं लेकिन मानसिक अपराध की जेल में सज़ा हो चाहे नहीं हो, ठीक है, उससे दुखी होने की गारंटी है, उससे परेशान होने की गारंटी है। वो पीड़ा से तो नहीं बच सकते हैं। मानसिक कुकर्मों का भी जो बेचैनी अपने में होना है, जो परेशानी अपने में होनी है, जो पीड़ा अपने में होनी है, वो तो होता ही है। जो उस मन को हम सार्थकता के अर्थ में किसी दूसरी जगह लगा सकते थे, वो मिस होता ही है। जेल सज़ा नहीं देता, कोर्ट कचहरी सज़ा नहीं देती, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपना दुखी होना, बेचैन होना, परेशान होना तो होता है। और उस समय का जो हम दूसरा सार्थक सदुपयोग कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाते। ये आपने कल भी असाइनमेंट में भी हमको आज सुबह के लिए दिया था कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो मान्यता से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं या संवेदना से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं, और आखिरी में आया है नंबर समझ के द्वारा जुड़ी हुई इच्छाएं हैं। तो हम संक्रमण काल में अभी गुजर ही रहे हैं और परिवार के साथ में ही चल रहे हैं। कुछ बच्चे जो है बाजार में ले जाते हैं तो वो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें मांगते हैं। हम उनकी समझ को तैयार करने के बजाय उनके अंदर अभी इतना प्रभाव है, तो कहीं न कहीं हमको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ रहा है। बढ़िया। और ऐसी परिस्थिति में हम उस दूरी को क्रॉस नहीं करना चाहते जिससे कि वो संबंध भी बिगड़ जाए और हम उनको सटीक विश्लेषण की स्थिति में भी नहीं ला पाते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे एक मध्य बिंदु में हम जाना चाह रहे हैं। वही बता रहा हूँ। ये जो बात है ना, ये जो सारा डिजाइन की बात हो रही है ना, कि संवेदना से इच्छा बन रही है, कि मान्यता से बन रही है, कि अपने अधिकार पर जांच परख करके हमने उसको तय किया है, और अपने अधिकार पर जांच परख करने को पीछे हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये बात कही कि मान्यता और संवेदना के आधार पर अगर हम इच्छा बना रहे हैं तो वो परतंत्रता है, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। अपने अधिकार पर जांच परख करके अगर हमने उसको तय किया है तो वो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता है। आगे ये बात हमने की थी कि अगर संवेदनाओं के आधार पर ही हम चीज़ों को निर्णय लेने का काम कर रहे हैं तो हम संवेदनाओं के मालिक हैं कि गुलाम हैं। अगर वही संवेदनाएं हमको घिसट करके किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य कर देती हैं तो संवेदनाएं हमारे अधीन हैं कि हम संवेदनाओं के अधीन हैं? ये प्रश्न तो एक बार पूछने की ज़रूरत है ना। इतने के साथ जो बात आप कह रहे हैं ना, उसमें पहली बात तो ये समझने की है कि ये सारी बात अपनी इच्छा को पहचानने के संदर्भ में हो रही है, ना कि दूसरे की। शुरू जो कर रहे हैं हम वो इस बात से कर रहे हैं कि मेरी इच्छा मान्यता से आ रही है, कि संवेदना से आ रही है, कि सह स्वीकृति के आधार पे जांच के आ रही है। नहीं तो क्या होता है, हम शुरू ही इस जगह से करते हैं कि हम घर जाते हैं, पत्नी को, बच्चे को पकड़ के कहते हैं तुमको पता है तुम्हारी जो ये इच्छा है ना, ये मान्यता से आ रही है और तुम परतंत्र हो गई हो, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। हम बच्चे को पकड़ के बताते हैं तुमको पता है तुम्हारी जो ये इच्छा है ये संवेदना से आ रही है और तुम दूसरों के गुलाम होके घूम रहे हो। ऐसी भाषा से हम जैसे ही दूसरे को अप्रोच करने जाते हैं ना, दूसरा हमसे कनेक्ट महसूस करेगा कि डिस्कनेक्ट महसूस करेगा।
अपनापन महसूस करेगा, जुड़ाव महसूस करेगा कि दूरी महसूस करेगा? ये दिखना ज़रूरी है, ये दिखना ज़रूरी है कि ये सारी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दूसरों का जांच परख करें। अगर आप ऐसी भाषा कहिएगा ना और फिर उसको कहिएगा कि चलो जीवन विद्या शिविर कर लो, वो कहेगा 4 करो तुम अभी और तुम्ही को ज़रूरत है, हम बाद में देखेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है पहली बात कि ये सारा जांच परख अपने संदर्भ में हो रहा है। अब अगर दूसरे को आप सहयोग करना भी चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? अगर आप करना ही चाहते हैं अपने पत्नी को सहयोग, बच्चे को सहयोग, पति को सहयोग, माँ बाप को सहयोग, तो शुरू कहाँ से करेंगे? उसी के लिए मैंने ये बात कही कि अगले व्यक्ति का भी जो व्यवहार कार्य हो रहा है वो निर्णय उसके जीवन के अंदर हो रहा है। जीवन में भी जो निर्णय हो रहा है उसके मूल में इच्छा है। उसकी भी इच्छा ऐसे ही मान्यता से, संवेदना से और सहज स्वीकृति से तय हो रही है या हो सकती है। तो अगर सहयोग करना है तो उसको इच्छा को समझ और सहज स्वीकृति के आधार पर जांच परख करके तय करने में सहयोग करने का काम करेंगे, या तुम ये ना खाओ, ये ना पहनो, ऐसा ना चलो, ऐसा ना करो, इससे शुरू करेंगे। एक शिविर में ऐसे ही हुआ, सुविधा के सदुपयोग दुरुपयोग पर बात हो रही थी, तो हमारे एक सज्जन शिविर करने के बाद गए और लौट के पत्नी की सारी गिनना शुरू किए कितनी है, और वो निकल गई संयोग से 500। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है वो पूरा महीना भर इसी लेक्चर में चला गया कि तुम सुविधा का सदुपयोग कर रही हो कि दुरुपयोग कर रही हो। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ व्यवहार कार्य की जगह पर आप तय करेंगे कि पत्नी के पास साड़ी कितनी होनी चाहिए और कपड़े कितने होने चाहिए। नहीं तो मज़े की बात है, हमको दूसरे का शौक तो दिखाई देता है, अपना नहीं दिखाई देता। तो बच्चे को गॉगल्स खरीदने का शौक है, वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, हमको इत्र का शौक है, परफ्यूम का शौक है, वो हमको नहीं दिखाई देता। हमको लगता है बच्चे पागल हो गए हैं, ये खरीदने में लगे हुए हैं। इतना ही फर्क है जी, बच्चे एक खिलौने से खेल रहे हैं, हम दूसरे खिलौने से खेल रहे हैं। खिलौने का फर्क है, बाकी कुछ फर्क ना है। हमको लगता है, हमको उसका खिलौना देख के लगता है कि ये कहाँ फालतू की चीज़ में फंसा है। अपने खिलौने महत्वपूर्ण लगते हैं, अपने खिलौने हमको महत्वपूर्ण लगते हैं। बच्चा उन खिलौनों से खेल रहा है, हमको लगता है ये समय खराब कर रहे हैं। हम सुविधा के आधार पर सम्मान पाने में, पहचान पाने में, संवेदना से सुख पाने में जिंदगी गुजारे हुए हैं, हमको लगता है हम बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। हमको ये देखना ज़रूरी है कि ये खिलौनों के खेल को जैसा बच्चा खेल रहा है ना, डिजाइन बदल के हम भी खेल रहे हैं। तो अगर दूसरे को सहयोग करना भी है तो वो सहयोग करने का जगह ये नहीं है कि ये करो ये ना करो। सहयोग करने का जगह ये है कि उसको भी जांच परख करने में सहयोग किया जाए कि जो इच्छा उसकी बन रही है वो मान्यता से बन रही है कि संवेदना से बन रही है कि अपने अधिकार पर जांच परख करके तय करने का काम उसने किया है। ये समझने में सहयोग करने का काम करेंगे ना तो बहुत आसानी से वो बदल सकता है। आपने बहुत सारे घर में हीरे जवाहरात मान करके एक पोटली इकट्ठी कर रखी है। कल को आप किसी जौहरी के यहाँ जाते हैं और आपको साफ हो जाता है कि ये हीरे जवाहरात नहीं है, कंकर पत्थर हैं। किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है आपको ये बताने के लिए कि उसको बाहर फेंको? कितना भी रो, कितना भी पिटो, लेकिन अब उसको ताले में बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई दे दिया कि जिसको हमने हीरे जवाहरात मान करके रखे थे वो कंकर पत्थर है। तो अगले को जब तक वो कंकर पत्थर नहीं दिख रहा है और तब आप उससे छीनने जाएंगे उस पोटली को, वो सारा ताकत लगा के आपका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? जब तक उसने हीरे जवाहरात मान करके एक पोटली बांध करके रखी है तो हम वो पोटली छीनने का काम से शुरू करेंगे या वो पोटली में क्या है वो देखने का और अगले को देखने में सहयोग करने का काम करेंगे? तो हम भी यहाँ आपको संवेदना के सुख को छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि रुक करके एक बार देखिए तो सही कि ये संवेदनाएं कितना सुख दे रही हैं, कितना दुख दे रही हैं। सुख ज़्यादा दे रही हैं कि दुख ज़्यादा दे रही है? ऐसे ही मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ
कि दूसरों से तुलना की मानसिकता को छोड़ दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार रुक करके देखिए कि वो सुविधा सामान के कंपैरिजन से सम्मान पाने के प्रयास में सम्मान मिल भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पाना चाह रहे थे सम्मान, मिल रहा है कुछ और। तो दो तरीके हैं, किसी को भी आप फ्री करना चाहते हैं ना किसी समस्या से, तो दो तरीका है। एक तरीका है कि वो खोल करके देख ले कि उस गठरी में क्या है क्या नहीं है। एक बार उसको दिख जाएगा कि कंकर पत्थर हैं, वो खुद ही बाहर निकल के फेंक आएगा, आपको कहने की भी जरूरत नहीं। जब तक उसको दिखाई नहीं दे रहा है तब तक आप छीनने की कोशिश करेंगे, वो अपना सारा ताकत लगा के हमारा विरोध करेगा, ये पक्का है कि नहीं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है जिसका उदाहरण मैं हर बार देता हूँ। आप किसी नाले में जिसमें थोड़ा बरसात में पानी आ गया हो 2-3 फीट, आप पत्थर पर पैर रख के पार करते हैं कि नहीं। आगे वाला पत्थर दिखाई देता है तो पिछले पत्थर से हम पैर उठा लेते हैं। अगर आगे पत्थर दिखाई नहीं दे और कोई कहे कि पिछले पत्थर से भी पैर उठा के कूद जाओ, हम कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। तो सुखी होने का एक उपाय जो थोड़ा बहुत हमको संवेदना से मिला हुआ है, कम से कम लग रहा है कि कुछ मिल रहा है, उससे बेहतर उपाय अगर हमको मिलना शुरू हो जाता है सुखी होने का, तो हम पुराने तरीके को छोड़ करके नए तरीके में उतरने का सोच सकते हैं। उस पुराने पत्थर से पैर उठा के नए पत्थर पे पैर रख सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम ये बात को शुरू कर रहे हैं कि सही समझ और सही भाव के आधार पर जीते हुए देखिए कि विश्वास के भाव से जीते हुए हमको परस्परता में तृप्ति मिलती है कि नहीं, सम्मान के भाव से जीते हुए तृप्ति मिलती है कि नहीं, स्नेह के भाव से जीते हुए तृप्ति मिलती है कि नहीं, और ये स्नेह का भाव दिन भर निरंतर बना रह सकता है कि नहीं। रसगुल्ले का स्वाद तो दिन भर निरंतर नहीं बना रह सकता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मिलने वाली कोई भी संवेदना निरंतर नहीं बनी रह सकती है। बाहर की वस्तु वही रहे, अपना मन उब जाता है उसमें से जी, मन उब जाता है। तो ये पकड़ना जरूरी है कि सुख का नया स्रोत जब हमको मिलता है, नया सोर्स जब हमको मिलता है, तो पुराने छोटे से हम ऊपर उठ के आगे बढ़ने को तैयार। आपकी 25,000 रुपये महीने की नौकरी लगी हो, वहीं घर के बगल में आपको 50,000 की दूसरी नौकरी मिल जाए, काम भी पसंद हो, आप आराम से छोड़ के शिफ्ट हो लेंगे। खुशी खुशी मिठाई भी बांटेंगे कि हमारा प्रमोशन हो गया, बढ़िया नौकरी मिल गई। इस बात का रोना नहीं रोएंगे कि 25,000 की नौकरी छीन गई। नहीं, दूसरी नौकरी नहीं मिले और फिर किसी कारण से आपको निकाल दिया जाए उस जॉब से, महीना भर बैठ के रोएंगे कि ये 25,000 की नौकरी थी, वो भी चली गई हाथ से। तो छोटे पत्थर से पैर उठा करके बड़ा पत्थर, ज़्यादा मजबूत पत्थर दिखाई दे तो आदमी पीछे से पैर उठा के आगे बढ़ेगा जी। वो नहीं दिख रहा है तो कैसे आगे बढ़ेगा। और कोई बात हो तो बताइए। तो मैं सोचता हूँ कि सुख के संदर्भ में मेरे ब्रेक होने में अभी 13 मिनट का टाइम है, 11 बजे करना है ना, 13 मिनट का टाइम है। सुख के संदर्भ में तो थोड़ी बात हमने कर दी, समृद्धि के संदर्भ में भी मैं सोचता हूँ थोड़ा बात अभी कर देता हूँ। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे ना, तो हम संबंध पर चर्चा को आज शुरू करेंगे, और उसमें 3 बातें हम आज करना चाह रहे हैं। एक तो संबंध में सामान्य रूप से क्या क्या कठिनाई होती है हमको, उस पर थोड़ा बात करेंगे। दूसरा, संबंध में ये जो विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव हैं, इनको समझने का और कैसे इसको हर परिस्थिति में हम जी सकते हैं, उसके उपायों को ढूंढने का काम करें। भैया एक निवेदन था, इसके ऊपर वाली क्रियाओं को भी थोड़ा ले चौथे दिन करूँगा, चौथे दिन करूँगा। थैंक यू। करना ही है, करना ही है। थोड़ी बात समृद्धि पर कर देते हैं, ये जो दूसरा लक्ष्य है हमारा, उस पर कर देते हैं। समृद्धि का बहुत सिंपल मतलब है, हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक, हमारे पास हमारे परिवार की आवश्यकता से अधिक सुविधा उपलब्ध है। इस भाव का नाम समृद्धि है।
आई हैव मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। हमारे परिवार की जो सुविधा की आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास उपलब्ध है, इस भाव का नाम समृद्धि है। जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास मेरे परिवार की आवश्यकता से अधिक है तो हम अपने में प्रोस्पेरिटी महसूस करते हैं, समृद्धि महसूस करते हैं। जब भी हमको ये लगता है कि मेरे पास मेरे परिवार की आवश्यकता से कम है तो हम अभाव महसूस करते हैं, डिप्रीवेशन महसूस करते हैं, दरिद्रता महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं। तो पहली चीज़ तो यही देखिए कि प्रोस्पेरिटी की, समृद्धि की ये डेफिनीशन, ये परिभाषा आपको ठीक लगती है कि नहीं। जैसे सुख को पीछे हम लोगों ने परिभाषित करने का काम किया था, वैसे समृद्धि को भी परिभाषित करने का काम कर रहे कि मेरे पास मेरे परिवार की आवश्यकता से अधिक सुविधा उपलब्ध है, इस भाव का नाम समृद्धि है। जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरे परिवार की आवश्यकता से कम सुविधाएं हैं तो हमको अभाव महसूस होता है, डिप्रीवेशन महसूस होता है। ये ठीक है? ये डेफिनेशन देख सकते हैं? एक बार इस डेफिनेशन को देखते हैं ना कि आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि का भाव समृद्धि है। तो समृद्धि के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, हमको सुविधा की आवश्यकता क्या है इसकी पहचान होने की ज़रूरत है। दूसरा, आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि होने की ज़रूरत है। अगर हमको अपनी सुविधा की आवश्यकता का ही पता नहीं हो तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि मेरे पास मेरी सुविधा की आवश्यकता से अधिक है कि नहीं है। अगर वो बेसलाइन ही नहीं है, वो स्केल ही नहीं है मेरे पास मेजर करने के लिए, तो हम मेजर करेंगे कैसे कि कितना है, अधिक है कि कम है। स्केल तो होना चाहिए ना पहले हाथ में। तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान अगर हमने नहीं किया है ना, तो कितनी भी सुविधा हमारे घर में इकट्ठी हो जाए, पूरे संसार को लग सकता है कि मेरे पास बहुत अधिक है, हमको नहीं महसूस होता है। पूरे संसार को लग सकता है कि मेरे पास बहुत अधिक है, हमको नहीं महसूस होता, क्योंकि मेरे पास वो रेफरेंस लेवल ही नहीं है कि चाहिए क्या हमको। हम लोग बार बार इसका उदाहरण अपने परिचय शिविरों में देते रहते हैं कि एक ग्लास में अगर पानी भरना चाहें और उसके नीचे का बॉटम नहीं हो, बेस नहीं हो, पेंदा नहीं हो नीचे का, कितना पानी डालने से वो ग्लास भरेगा? क्यों जी? ग्लास के नीचे अगर पेंदा नहीं हो, उसका क्या बोलते गुजराती में नीचे को, बेस को? बढ़िया। तो वो तली नहीं हो, तली बोलते हिंदी में, वो नीचे वाला वो तली नहीं हो तो कितना पानी डालेंगे तो ग्लास भरेगा? ग्लास नहीं भरेगा। ये दिखाई देता ना? जैसे ग्लास के नीचे का वो तली नहीं होने से कितना भी पानी डाल लें वो ग्लास नहीं भरेगा, ऐसे ही अगर सुविधा की आवश्यकता का पहचान करने वाला काम हमने नहीं किया है तो हमारी सुविधा की आवश्यकता की वो जो कंटेनर है, हमारा बॉक्स है, उसमें तली ही नहीं लगा हुआ है। फिर डालते रहिए ला करके कहीं से कितना भी, वो सारी जिंदगी डालने में गुजर जाती है, भरा हुआ महसूस ही नहीं होता है। तो पहली जरूरत है सुविधा की आवश्यकता की पहचान करने का। और वो पीछे मैं और शरीर में जो इतना अंतर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था ना, वो इसीलिए एक्सप्लेन किया था कि शरीर की आवश्यकता को केंद्र में रख के देखेंगे तो हर सुविधा की पहचान की जा सकती है। हमको खाने के लिए कितना अनाज, दाल, चावल, सब्जी चाहिए, परिवार में 6, 8, 10 लोग हैं तो उनके लिए एक दिन में कितना चाहिए, महीने में कितना चाहिए, साल में कितना चाहिए, ये आराम से पहचाना जा सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, रात में सोने के लिए, फंक्शंस में जाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, ये ज़रूरत पहचानी जा सकती है, पहचानी जा सकती कि नहीं? आप इसी सब को पलटते चले जाइए। वो लिए बना लीजिए कि हर फंक्शन में हमारा नया कपड़ा होना चाहिए, फिर एक फंक्शन के भी अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारा अलग अलग कपड़ा होना चाहिए।
फिर वो कपड़ा उसी एक दिन पहना जाता है, बाकी दिन कबाड़ खाने में पड़ा रहता है। फिर हमारा दिल भी इतना बड़ा नहीं है कि किसी दूसरे को वो दे दें उसको रखे रहते हैं, पहन भी नहीं पाते कभी दोबारा, और देख देख के परेशान होते रहते हैं। तो एक तरफ ऐसा होता है कि पूरा बॉक्स कवर्ड हमारा कपड़ों से भरा होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं मिलता है। ये दोनों चीज़ एक साथ लागू होती है, और बॉक्स भरा भी रहता है कपड़े से और पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता है। तो ये दिखना ज़रूरी है कि शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रख के जब हम सुविधा को पहचानते हैं, बहुत आसानी से ज़रूरतें पहचानी जा सकती हैं। जैसे ही उसको हमने सम्मान से जोड़ दिया, पहचान से जोड़ दिया, अब आवश्यकता नहीं पहचानी जा सकती। हमारे घर में कोई फंक्शन है, 500 गेस्ट आने वाले हैं, उनके हिसाब से क्या भोजन बनाने की ज़रूरत है हम आराम से तय कर सकते हैं, बना सकते हैं, खुद भी बढ़िया खा सकते हैं, उनको भी खिला सकते हैं। लेकिन उसी फंक्शन का गोल आपने ये बना दिया अगर कि दूसरे ने जितनी वैरायटी का खाना रखा था उससे बेहतर हम रखेंगे, उससे ज़्यादा हम रखेंगे, दूसरे ने जितनी सजावट की थी उससे ज़्यादा हम करेंगे, दूसरे ने जितना खर्च किया था उससे ज़्यादा हम करेंगे। अब अपनी ज़रूरत को हम खुद नहीं पहचान सकते, अब मेरे हाथ से वो बाहर निकल। हर सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो जाती है अगर हम अपनी ज़रूरत को केंद्र में रख के देखते हैं। तो हम जहाँ रह रहे हैं वहीं बगल में हमारा काम करने का जगह हो सकता है हमको किसी कार की भी ज़रूरत नहीं हो, किसी बाइक की भी ज़रूरत नहीं, 10, 20, 25 किलोमीटर कहीं दूर जाने के लिए, रोज़ काम करने के लिए जाना होता है तो हमको गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमको कहीं जाना नहीं हो और स्टेटस के लिए हमने गाड़ी खरीद के रख लिया हो ना, तो उसी गाड़ी को धोने पोंछने में सप्ताह का 2-3 घंटा उल्टा खराब होता है, फिर वो गाड़ी रखे रखे तो ख़राब होगी, तो कम से कम एक दिन निकाल के उसको 10-5 किलोमीटर घुमाना भी पड़ेगा। और अगर लोगों को दिखाने के लिए खरीदे हैं तब तो अनावश्यक रूप से भी 2-1 बार घुमा लेना ज़रूरी है, नहीं तो आदमी देखेगा नहीं तो लाने का फ़ायदा क्या रहा। तो ये दिखना ज़रूरी है कि समृद्धि के लिए आवश्यक सुविधा की पहचान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम अपनी ज़रूरत को केंद्र में रख के देखते हैं। तो हमको बात करने के लिए मोबाइल चाहिए या फ़ोटो खींचने के लिए भी मोबाइल चाहिए हो, तो हम पहचान सकते हैं कि हमको कैसे मोबाइल की ज़रूरत। अगर उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया और ये गोल कर दिया कि दूसरों से महंगा होना चाहिए, दूसरों से बेहतर होना चाहिए, या ये फैशन में चल रहा है तो ये होना चाहिए, सो कॉल्ड बड़े लोग ये रखते हैं इसलिए ये होना चाहिए, ये गोल जैसे ही हमने बना लिया ना, चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं। हर साल आईफोन का एक नया मॉडल आता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है पुराना मॉडल बेकार हो गया और उसको बदलने की ज़रूरत है। यही बिक ही रहा है ये बता करके कि तुम्हारे हाथ में जो है वो बेकार है। कोई रुक के ये सवाल नहीं पूछता है कि जब साल भर पहले तुम ये कह रहे थे कि यही हाथ में ले लेने से ज़िंदगी सफल हो जाएगी, तो साल भर बाद क्या बदल गया कि वही हाथ में रहने से तुम कह रहे हो कि तुम बेकार हो। साल ही तो बदला है जी। और बुद्धिमत्ता क्या है, सुविधा का सदुपयोग क्या है? ऐसी चीज़ बनाए जो 10-5 साल चले, या ऐसी चीज़ बनाए जो हर 15 दिन में खराब हो, और नहीं खराब हो रहा है तो उसको स्टेटस से जोड़ करके फेंकने के लिए बाध्य कर दें। ये रुक के देखने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना जी, कि नहीं खराब हो रहा है, नहीं बदल रहा है आदमी, तो उसको स्टेटस से जोड़ दो, उसको पहचान से जोड़ दो, उसको फैशन से जोड़ दो, ताकि आदमी उसको साइड कर दे। तो ये पहचानना ज़रूरी है कि शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रख करके, अपने परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रख के पहचानने जाएंगे ना, तो आवश्यक सुविधा की पहचान हो सकती है। एक बार सुविधा की आवश्यकता की पहचान हुई ना, फिर उससे अधिक का उपलब्धि किया जा सकता है। जिस किसी उत्पादन से भी करें, जिस किसी कार्य से भी करें, वो उपलब्धि संभव है। हमारी मानसिकता समृद्धि की है या अभाव की है, उसकी भी एक बड़ी सरल पहचान है। जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है,
हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को देने की सोच पाते हैं, दूसरों को पोषण करने की, दूसरों को नर्चर करने की, दूसरों को देने की सोच पाते हैं। जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम है, जाने अनजाने हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करने का भी, दूसरों को शोषण करने का भी सोच सकते हैं या सोच लेते हैं। तो पहचान हमारे अंदर समृद्धि का भाव है या अभाव का, दरिद्रता का भाव है, ये पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि दूसरों के पोषण करने की हम सोच पाते हैं या दूसरों को शोषण करने की, एक्सप्लॉइट करने की हम सोचते हैं। ये पहचान है इसको पहचानने का कि हमारे अंदर दूसरे के लिए समृद्धि का भाव है या दरिद्रता का, अभाव का भाव है। अपने में समृद्धि महसूस होती है, दूसरों को पोषण करना बहुत स्वाभाविक है। अपने में अभाव महसूस होता है तो दूसरों को पोषण करना बहुत मुश्किल है, फिर हम शोषण करेंगे ही, एक्सप्लॉइट करेंगे ही। जी भैया कुछ कह रहे? हाँ वो तो देख लिया, 1 मिनट दिखा रहा है हमको, बढ़िया। तो इतनी बात हमको समृद्धि के संदर्भ में कहनी थी। लौट करके अपना जांच परख करना शुरू करिए और देखिए इस बात को कि हम सुविधा की आवश्यकता को अपने परिवार के रूप में पहचान पाए हैं कि नहीं। जो हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक हैं कि कम है। कम है तो कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, और अगर लगता है कि आवश्यकता से अधिक सुविधा है हमारे पास तो देखिए कि समृद्धि का भाव है कि नहीं। भाव है तो उसके तहत दूसरों को पोषण करने का, दूसरों को नर्चर करने का, दूसरों को देने का, दूसरों को सहयोग करने का प्रवृत्ति हमारा है कि नहीं है। जांच परख करके देखा जाए। कोई प्रश्न होगा तो लौट करके हम 15 मिनट, 11:15 बजे, 11:15 बजे हम मिलते हैं। तो कोई प्रश्न होगा तो लौट करके बात कर लेंगे, नहीं तो संबंध को शुरू करेंगे। सर 15 मिनट में हम